नगर निगम के कचरा डिपो के पास में असंख्य मक्खियां भिनभिना रही हैं, करोड़ों मक्खियां भिनभिना रही हैं। मरे हुए मवेशी वहां पे बोरों में सड़ रहे हैं और उसी के पास में किसी गरीब ने आकर और अपनी झुग्गी बना ली। सोच में पड़ गई कि इतनी गंदगी में भी कोई कैसे जी सकता है। संसार में मक्खियां हैं कि मक्खियों में संसार है, मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उनका संसार तो वहीं तक सिमटा हुआ था ना। और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे, इतने अच्छे वहाँ के लोग। मतलब मैं तो एक बात कहूँगी कि मुझे नहीं पता, मुझे तो उनमें इतना अपनापन लगता है कि मैं उनको अपने परिवार की तरह मानती हूँ। और वो लोग भी तैयार हैं, मैडम 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 करते उनके कंठ नहीं सूखते हैं, इतना प्यार करते हैं। मेरी मम्मी कहती है कि बेटा जन्म तारे आड़ नहीं लगानी, लेकिन मैं अपनी मम्मी की बात नहीं मानती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी महिला ने 10-10 बच्चों को जन्म दे दिया है, वो कैसे उनकी परवरिश करेगी, क्या उन्हें वो खिलाएगी, क्यों वो भीख मांगने की लाइन में एक बच्चे को लाकर और खड़ा करना चाहती है। आप सोचिए, अंधेरे में जहाँ उजाला होते हुए भी छोटे बच्चों को पालना माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है और उजाले की कितनी ज़रूरत होती है। वहाँ उनकी भी डिलीवरीज होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, सब कुछ तो सेम है ना। उनका तो सिर्फ यही कमी यही है ना कि गरीब पेट से जन्म लिया, उनके पास सुविधाएं नहीं है। आप दे के देखो उनको धन दौलत पैसा, दे के देखिए, हमसे भी अच्छे लगेंगे वो दिखने में, इतने प्यारे बच्चे हैं। और आप उन्हें पढ़ाती हैं तो आप उन्हें पढ़ाने की बजाय उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भी तो एडमिशन करवा सकती हैं उनका। हाँ बिल्कुल, अब तक मैंने 50 बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन सभी तो पढ़ने के पात्र भी नहीं होते ना। तो क्या ये लोग सच में सुधार चाहते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तो समाज सेवा कर रहे हैं, फिर समाज सेवा करके आप राजनीति में आना चाहते हैं? आपने ये बहुत ही मेरे मन की बात पढ़ ही ली कहीं ना कहीं पे। अक्सर हम बात करते हैं बड़े शहरों की चमक धमक की, लेकिन उसी बड़े शहर के अंदर एक और दुनिया होती है, वो होती है स्लम एरिया की। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्लम एरिया के बारे में, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वहाँ की कंडीशन के बारे में, वहाँ के उनका डेली लाइफ का जो स्ट्रगल है उसके बारे में, वहाँ पर उनका हर एक दिन नई जंग के साथ शुरू होता है। और आज आप इस वीडियो में मुझे ये भी बताइए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहाँ पर है? वैसे है इंडिया में ही, बट इंडिया में कहाँ पर है, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज ये स्लम एरिया के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं किरण क्रांति फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर किरण देवल। तो आज हम इनसे बात करेंगे, स्लम एरिया के बारे में, वहाँ का रियलिटी चेक देंगे और ये उनके लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। एक बार हम उसके बारे में बात करेंगे और लोगों की क्या सोच है और गवर्नमेंट उनके लिए क्या पॉलिसीज निकाल रखी है और क्या नहीं, क्या कागजी कार्रवाई तक ही वो सीमित है। तो यार जो भी चीजें हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है और आप वो जरूर देखें एक बार, चाहे आप जाके एक बार पहले भी देख सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप एक बार पहले पूरा वीडियो देख लें, फिर लास्ट में जाके वो एक बार मैसेज है वो भी एक बार देखें। और तो चलिए अब शुरू करते हैं मैम के साथ। स्वागत है मैम आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार मोहित जी, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया मुझे यहाँ। सो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आने में कोई तकलीफ थोड़ी हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से आई हूँ। और लाइफ कैसी चल रही है अभी? बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ। बिल्कुल। तो आपने कब सोचा कि आपको स्लम एरिया के लोगों के लिए ये सब करना चाहिए, आपका किरण क्रांति फाउंडेशन बनाना चाहिए? किरण क्रांति फाउंडेशन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा। मेरे अंतर्द्वंद, मेरे मानस पटल या मेरे हृदय पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका कि कुछ गहरी छाप छूटी थी, जिनकी वजह से मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग करूँगी। कुछ मेरे क्रांतिकारी विचार बचपन से ही रहे, तो मैंने इन चीज़ों से अपने आप को सीखते-सीखते आके और वैसे तो मैं समाज सेवा बचपन से ही कर रही हूँ, जब से मैंने समझना सीखा, जब से मैंने असमानताएँ देखी, जब से मैंने समाज में फैली कुरीतियाँ देखी, कुछ विसंगतियाँ देखी। लेकिन ऑफ़िशियली जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसे अभी 3 साल हो गए हैं और हम 3 साल से किरण क्रांति फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। तो आपके माइंड में ये कब आया कि इसका नाम किरण क्रांति फाउंडेशन रखे? क्रांति क्यों? आप कोई क्रांति लाना चाह रही हैं? हाँ, डेफ़िनिटली। कैसे?
मैं लाना चाहती हूँ क्रांति, क्योंकि क्रांतियाँ जो हैं वो युगों तक अपने अंदर चलने वाला एक ऐसा असमंजस होता है जिसे हम जब तक बाहर नहीं लाएँगे ना दुनिया के सामने, तब तक परिवर्तन नहीं होंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जो भी परिवर्तन हुआ वो कहीं न कहीं किसी न किसी क्रांति की ही देन है। हुँ। हमारे युगांतकारी इतने बड़े-बड़े विचारक रहे हैं, हमारे फिलॉसफर्स रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। उन्होंने कहीं न कहीं क्रांतियाँ की हैं, तभी उसके परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। तो क्रांति शब्द जो है, वो मेरे एक बाबू सा हैं भंवर पृथ्वीराज जी रत्नू, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा तू करणी माँ की बेटी है ना, तो तेरे जीवन में माँ करणी की भक्ति तो सबने ली है, लेकिन तू माँ करणी की शक्ति और उनके जीवन से उनके क्रांतिकारी विचारों को जिस दिन आत्मसात करेगी ना, उस दिन तू उनकी सच्ची सुहासिनी होगी। तो मैंने माँ करणी के जीवन से उनकी क्रांति ली है और मैं माँ करणी की बेटी हूँ, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की एक छोटा-सा प्रयास मैं कर रही हूँ और इसीलिए मैंने अपने फाउंडेशन का नाम अ, किरण क्रांति फाउंडेशन रखा और है। अभी आपने कहा कि आप बचपन से कर रही है, जब से समझदार हुए हैं, बिल्कुल। तो वो कैसे कर रहे हैं आप? बचपन से मतलब आप जब से समझदार हुए आई थिंक 8th, 9th, 10th? नहीं, मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड से। अच्छा 3rd, 4th में ही समझदार बिल्कुल। हो गए थे। हाँ, शायद हमारे जीवन के संघर्ष और हमारे परिवार की जो स्थितियाँ होती है ना, हुँ, वो हमारी परिपक्वता में बहुत मायने रखती है। कभी-कभी जो माँ-बाप के बहुत लाडले और बहुत ही जिन पे बच्चों पे माँ-बाप बहुत प्रेम लुटाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐज के होकर भी शायद परिपक्व कभी नहीं हो हुँ, सकते, क्योंकि उन्होंने जीवन का वो संघर्ष नहीं देखा और संघर्ष की माटी को जिसने चखा नहीं ना, वो जीवन में उन चीज़ों को जान ही नहीं पाया जो जड़ से जुड़ी हुई होती हैं। मेरे फ़ादर जो हैं, मैंने बचपन से जब से होश सँभाला वो बीमार रहते थे। तो मुझे उनकी उस बीमारी से एक ऐसी शिक्षा मिलती थी कि मैं बड़ी होके मेरे पापा का इलाज कराऊँगी। मेरे फ़ादर एक क्लर्क थे और हम 4 बहन-भाई थे, तो हमने चारों ने पढ़ाई-लिखाई, जयपुर के खर्चे सब कुछ अफ़ोर्ड कर पाना अपने आप में बड़ा हुँ, प्रॉब्लमैटिक होता था। तो मैं मितव्ययी तो थी, साथ में मेरा ये मन था कि मैं अपने पापा का हाथ बटाऊँगी और मैं अपने फ़ादर के लिए कुछ ना कुछ करूँगी जीवन में। तो इन सब के साथ मेरे पास में एक स्कूल है हमारी 8th स्टैंडर्ड तक की, उसमें को-एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ। मेरा जन्म सब जयपुर का ही है। और उसके बाद जब मैं स्कूल पहुँची तो मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो हमारे साथ में एक लक्ष्मी कोहली नाम से हमारी एक दोस्त थी। लक्ष्मी कोहली, लक्ष्मी कोहली नाम था उसका, है ना? ओके। हाँ, और वो कहते हैं कि कोई एससी-एसटी कम्युनिटी से शायद वो आती थी। तो हमारा जो कॉलोनी का माहौल था ना वो बढ़िया ब्राह्मणों का माहौल था। हुँ, लेकिन हमारी कॉलोनी जो गोविंद नगर ईस्ट है उसके पीछे एक ऐसा एरिया था जहाँ मुस्लिम और कोली समाज के, मेहरा समाज के लोग भी रहते थे। तो अ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हुँ, मैं हमेशा उसके साथ टिफ़िन शेयर करके खाती थी, जिससे कि दूसरी और फ्रेंड्स नाराज़ रहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू इससे दोस्ती रखेगी ना, तो हम तुझसे दोस्ती तो छोड़ देंगे, हम तेरे साथ खाना नहीं खाएँगे। और ये बात है 3rd, 4th की। ये 3rd 4th की बात है बिल्कुल, डॉक्टर राधाकृष्णन विद्यालय गोविंद नगर ईस्ट में, आज वो बंद हो गया है, हुँ, मैम सर है नहीं। मैंने इस चीज़ को सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुँ, इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वो तो बहुत अच्छे मन की है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे मन में बड़ा दुःख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आक्रोश और वो जो क्रांति शब्द आपने कहा ना, मेरे हुँ, अंदर वो भी था। अब मैं नहीं जानती कि शायद ये बाय ब्लड मुझ में आया है या कोई विशेष आशीर्वाद देकर मुझे धरती पे भेजा है माँ ने। हुँ, और मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया। वो पूरे एक बस्ती थी कोली समाज की, हुँ, मैं जाती थी ना, इतना दिल से मेरा प्यार और मुझे सत्कार मिलता था कि शायद नॉर्मली घरों में नहीं मिल पाता इतना। मैं गई, उसके घर जाती थी, खाना भी खा के आती थी और मेरी कंटिन्यू लक्ष्मी मेरी दोस्त रही जब तक मैंने 8th हुँ। स्टैंडर्ड तक वहाँ की पढ़ाई करी और बाकी दोस्त मेरे साथ पीछे-पीछे छूटती गई तो सारी। इसीलिए शायद बचपन से ही वो उसी टाइम पे शायद वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपका 3rd, हाँ, 4th में। शायद बिल्कुल, इसी वजह बिल्कुल। से क्रांति आई कि आपके माइंड में आप शायद समझदार जल्दी हो गए थे। बहुत पता जल्दी। नहीं, मैं नहीं जानती ये अपने मुँह बहुत से तो जल्दी मैं है। अपने मुँह से तो मैं क्या कहूँ, पर हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने कभी बचपन में वो खेलना, वो चुलबुलापन और वो सब चीज़ें मैंने नहीं की कभी भी। मैं हुँ, शुरू से ही एक फ़ादर की हेल्पिंग हैंड, मम्मी के घर का रसोई का सारा काम करने वाली, ऐसी लड़की रही हूँ मैं, शुरू से। ओके और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और बताइए, अपने कल्चर के बारे में, आपने ये पोशाक पहन रखी है, तो आप राजपूत हैं? मैं चारण समाज को रिप्रेज़ेंट करती हूँ। मैं चारण कम्युनिटी से आती हूँ। माँ करणी की बेटी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं ऐसे
कुल में जन्म लिया है, जिसे देवी पुत्र भी कहते हैं। चारण समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति को देवी पुत्र कहकर और संबोधित किया जाता है। तो चारण कम्युनिटी से होने के लिए मेरा सबसे बड़ा गर्व का और सौभाग्य का जो विषय है वो सिर्फ यही है कि मैं चारण कम्युनिटी में जन्मी, क्योंकि माँ करणी का ये कुल है और आदि शक्ति जगत जननी माँ करणी जिसके कुल में जन्म लिया है, तो फिर कुछ मॉरल्स, कुछ चीजें हमारे ब्लड में ही आती हैं। चारण कम्युनिटी को सरस्वती पुत्र होने का वरदान भी है और कहते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल कास्ट होती है, क्योंकि आज तो समय के प्रभाव से कुछ चीजें वैसे विलुप्त हो गई हैं, लेकिन अगर सदियों में इतिहास उठाकर देखें तो चारण साहित्य जो है वो एक ऐसा साहित्य रहा है जिसमें कहते हैं कि चारण समाज राजपूताना में 800 इयर्स तक वो राजपूताना में राजाओं के साथ में, और वो जिनके एक हाथ में कलम रहती थी और एक हाथ में कृपाण रहती थी। समय पड़ने पर उन्होंने तलवार चलाकर और राजाओं के साथ युद्ध भी जीते। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में 385 चारणों ने अपनी आहुति दी थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, और वो महाराणा प्रताप की हरावल सेना में रहते थे। हरावल सेना की वो टुकड़ी हुआ करती थी जो सबसे आगे चलती थी, और जैसा जी, कैसा जी, रामा जी सांधु, सूराजी टापरिया, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने बलिदान दिए हैं, जो सदियों तक हमारे याद किए जाएंगे और इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर वो आज भी ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। तो चारण कम्युनिटी की कोई खास बात? चारण कम्युनिटी की खास बात है कि इतिहास में उनका बेजोड़ योगदान रहा है, हम्म। और राइटर्स बहुत अच्छे होते थे, साहित्यकार बहुत अच्छे होते थे। ओके। और मैं मानती हूँ कि एक साहित्यकार वो नहीं है जो एक पुस्तक का निर्माण करता है, एक साहित्यकार वो होता है जो एक समाज का निर्माण करता है। तो हमें समाज का निर्माण करने वाले जो भूमिका मिली ना, उसको मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे से उसको निभाया है। ओजरस की ऐसी कविताएं लिखते थे कि जब राजपूताना में कोई भी राजपूत राजा जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए कभी वो अ, विवश हो जाते थे या मजबूर होते थे, और की भी है, उस समय में चारण ने अपनी लेखनी से ऐसी कविता लिखी, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हमारे क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारेट, जिन्होंने 1904 में चेतावनी चुंगटिया लिखा, और उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह जी जो कि लॉर्ड कर्जन की गुलामी, जो उनका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई केसरी सिंह जी बारेट को, और उन्होंने ना महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देते हुए और चेतावनी चुंगटिया 13 दोहे और सोरठे ऐसे लिखे, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देते हुए उनको चेताया। और वो ओज रस की ऐसी वो 13 सोरठे थे जिनको पढ़ा महाराजा फतेह सिंह जी ने, और पढ़ा तो उनके अंदर जो रक्त का संचार था और जो उनकी भुजाएं फड़कने लगी, और उनमें जो ओज रस जो उनमें फैला ना, वो ऐसा फैला कि उन्होंने कहा अब तो कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, अब मैं जूझारू हो जाऊंगा, मैं आत्म बलिदान दे दूंगा, लेकिन मैं लॉर्ड कर्जन की सभा में जाकर और अपनी पगड़ी उसके पैरों में नहीं रखूंगा। ये परिवर्तन करने वाला था चारण समाज। ओके। और आप अपने थोड़े एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने जिस तरह से आप बोल रही हैं हिस्ट्री की सारी बातें, आपको अपने कल्चर के बारे में काफ़ी अच्छा पता है, जो कि आजकल देखा जाए तो मोस्टली लोगों को अब नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ें धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं, सब मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो आप एक बार अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो, मैं एक मध्यम परिवार, सामान्य परिवार की बेटी हूँ, हुँ, और अपनी मैंने सरकारी विद्यालय में अपनी पढ़ाई मैंने पूरी करी। हुँ, सिटी से ही थी, हमारी हल्दियों के रास्ते में कमला नेहरू स्कूल। अच्छी थी पढ़ने में, बहुत अच्छी नहीं थी पर मैं अच्छी थी। एक्सपेक्टेशन थी मेरे पापा की कि मैं गवर्नमेंट जॉब में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। कोशिश मैंने बहुत करी, और उसके बाद में क्योंकि पापा की इकलौती बेटी थी और हमारी कम्युनिटी में कुछ बेटियों की शादियां जल्दी भी हो जाती हैं, हुँ, पापा मेरे बीमार रहते थे तो उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में मेरी सगाई कर दी। और उसके बाद फर्स्ट ईयर महारानी कॉलेज में मैं गई, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरा ग्रेजुएशन का जो पीरियड टाइम था वो ऐसा था कि मैं अपने ससुराल की सबसे छोटी बहू थी। हाँ, हालाँकि मेरा परिवार बहुत अच्छा ससुराल का, हुँ, उनको भी बहुत ही पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन वो हमेशा देते रहते थे। पर फिर भी न्यू मैरिड थी तो मुझे लगता था कि मैं पहले सबसे पहले अपने घर को सँभालूँ, और यहाँ पे क्योंकि मैंने गाँव कभी देखे नहीं थे, मैं हुँ, जैसी भी थी चाहे सामान्य परिवार से, पर मैं रही शहरों में ही थी, और गाँव की जो लाइफ़स्टाइल है वो अलग तो होती है। काफ़ी मैं डिफरेंस 7 होता है। साल अपने ससुराल रही, और ग्रेजुएशन मैंने बड़ी मतलब मुश्किलों से, क्योंकि उसी बीच में मेरे बच्चे भी हो गए थे 2,
23 साल की उम्र में मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई को विराम दिया, अच्छे से अपने ससुराल को सँभाला, माता-पिता को देखा और अपने बच्चों को देखा। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का अच्छा बिज़नेस चलने लगा जयपुर में, हुँ। एडवोकेट थे वो। हुँ। उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी और उन्होंने मेरे लिए एक घर बनाया जयपुर में। मैं ससुराल से बड़ा कहते हैं ना, पीहर से जब बेटी आती है तब वो रोती है, पर मैं अपने ससुराल से जब आई ना तब मुझे बहुत रोना आया था। क्यों? और क्योंकि दुःख था मुझे कि मैं क्यों छोड़ के जाऊँ अपना परिवार, बहुत प्यारा परिवार था, मेरे ससुराल में बहुत एकता है। हुँ। ऐसी एकता मैंने देखी नहीं थी कभी, चारों भाइयों में और परिवार में काफ़ी अच्छा प्रतिष्ठित परिवार मेरे फादर इन लॉ साहब का रहा। तो मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट था। मैं 7 साल बाद में आई और फिर मैंने अपना घर सजाया, बच्चों को भी बड़ा किया। फिर मुझे लगा कि मेरे पापा का सपना है और मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, मुझे यहाँ तो नहीं रुकना। हुँ। और वो चीज़ जब मैंने सोची तो रातों की नींद उड़ने लगी और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? तो एक सहज भाव से जो कोई ग्रेजुएट होता है वो यही सोचता है कि चलो मैं बीएड कर लेती हूँ। और मैंने 2014 में, मैंने 2002-3 में ग्रेजुएशन कर ली थी। उसके बाद 10 साल का गैप मेरी लाइफ का वो लगा और मैंने फिर बीएड में एडमिशन लिया। फिर मैंने बीएड करी, बीएड के बाद में मैंने अपनी एमएड करी। एमएड के बाद में क्या हुआ कि पापा बीमार तो रहते ही थे हुँ। शुरू से और पापा की डेथ हो गई। मेरे फादर की डेथ ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं 5 साल स्लीपिंग पिल्स पे रही। वो जीवन का बहुत डाउनफॉल्स था मेरे, क्योंकि 67 की एज में पापा की डेथ हो गई थी। और मुझे देखो, माता-पिता के 100 वर्ष पूरे होते हैं, सभी जाते हैं, हुँ। लेकिन मुझे मेरे पापा-मम्मी का वो संघर्ष याद आता है जो मैंने बचपन में उनका देखा। और सच में संतान अगर सच में कहीं न कहीं अपने माता-पिता को चाहती है ना, तो अपने माता-पिता के उन संघर्षमय पलों को उनको याद करके और उनके लिए हमें जीवन में आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। फिर मैंने पीएचडी करने का सोचा। डॉक्टर्स ने, वकील साहब को बोला कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत हेवी डोज़ पे रहती थी स्लीपिंग पिल्स की। उस टाइम 5 साल तक। 5 साल तक मैंने ली है और फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था 2019 जून में। पीएचडी का जो समय था वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट सा टाइम था। उससे पहले मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी करे हैं और मैं कुछ-कुछ नंबर से ही रही हूँ आरपीएससी एग्ज़ाम्स में। और कुछ परिवार की ऐसी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं कि हमें हुँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं को रखना होता है, तो हम पढ़ाई को बैक कर देते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, तो मुझे ये तो था कि मैं कुछ करूँगी ज़रूर। और फिर मुझे परिवार से भी सपोर्ट मिलने लगा, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि नहीं पढ़ो, आगे करो अपना। फिर मैंने पीएचडी की। पीएचडी में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। हमारे साथ में बहुत सीनियर लोगों ने भी पीएचडी करी। मैं उनको देखती थी। हमारे साथ में एक रिटायर्ड जज सर थे, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सर थे। जज? हाँ, बिल्कुल। वो किस चीज़ में कर रहे थे? उन्होंने लॉ में पीएचडी करी थी। तो मेरे को लगा कि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इस उम्र में पढ़ने आई हूँ तो मैं बहुत लेट हो गई। लेकिन मैंने देखा जब वहाँ 60 और 70 इयर्स के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पीएचडी करने आ रहे हैं हुँ। और बड़ी शिद्दत से, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पीएचडी करी। मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। एक सर तो रहे नहीं हैं, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका लास्ट टू लास्ट ईयर। जज साहब। हाँ, जज साहब का। और ओके। एक सर हैं अभी भी, उनसे मैं टच में हूँ, मुझे पिता तुल्य लगते हैं वो। और हमारी पीएचडी हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा, उतार-चढ़ाव जीवन का। और उसमें मैंने अपने ही समाज को रिप्रेज़ेंट करते हुए हुँ। राजनीतिक जनचेतना के संदर्भ में चारण समाज का रचनात्मक योगदान, इस टॉपिक पर मैंने अपनी पीएचडी करी। तो आपने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी हैं? हाँ, मैंने अपने थीसिस को बुक में कन्वर्ट किया है और मेरी इसी टॉपिक पे मेरी एक बुक तो आ चुकी है, क्या नाम है? राजनीतिक जनचेतना के संदर्भ में चारण समाज का योगदान। तो ये फ्लिपकार्ट मेरी, और अमेज़न पे अवेलेबल है? अभी मैंने नहीं डाली उस पे। अभी तो जितनी प्रतियाँ मैंने बनवाई थी वो सब मैंने, चारण कम्युनिटी का प्रोग्राम हुआ था उसमें सबको मैंने गिफ्ट कर दी वो। ओके। और लास्ट टाइम दिवाली पे एनजीओ के काम से जब मैं मंत्रिमंडल मिली मैं सबसे, हुँ, तो हुँ। मैंने उनको भी अपनी एक-एक बुक भेंट की थी कि ओके। आप सब पढ़ें। तो आपने जो कुछ भी काम किया, चाहे पढ़ाई करी हो या फिर समाज सेवा करी हो एक तरह से, अपने जैसे फाउंडेशन के थ्रू, आप अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हो। बिल्कुल, राजस्थानी बिल्कुल, कल्चर, बिल्कुल। भारतीय संस्कृति को हाँ, साथ लेके सब। चल रहे हो। हाँ, सब। तो इन सब के बीच आपको
स्लम एरिया में जाने का टाइम कब मिला और आपको कब पता चला कि आपको स्लम एरिया के लिए काम करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा भारत में कहीं घूमी नहीं हूँ, पर मैं जब ट्रेन से मैंने 1-2 बार सफ़र किए हुँ, मैं बैंगलोर भी गई और भी मैं ट्रेन से देशनोक जाती थी हर साल अपने मम्मी-पापा के साथ में। तो मैं जब बैंगलोर गई थी, तो मैंने रास्ते में आने वाला मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर ही देखती रहती थी हमेशा, अंदर कुछ होता ही नहीं था मेरा। जब तक उजाला रहा तब तक बाहर देखा, तो झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ आप ट्रेन के रेलवे ट्रैक के आस-पास में झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ देखी मैंने। हुँ, उनका जीवन देखा, उसके अलावा जैसे मैं अपने मम्मी के भी जाती हूँ तो रास्ते में झुग्गी पड़ती है, हम मार्केट भी जाते हैं तो कहीं झुग्गी पड़ती है। झुग्गी-झोपड़ियाँ मैंने देखी, उनका जीवन देखा। स्ट्रीट में गली के बाहर जो ये कचरा बीनने वाले लोग आते हैं, मैं उनको रुकवा के उनसे बातें करती हूँ, पूछती ओके। हूँ, "तुम ये कचरा बीन रहे हो, पढ़ते नहीं हो, कहाँ से हो? तुम पढ़ना नहीं चाहते क्या? तुम्हें पढ़ना है, चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी।" क्योंकि मेरी ये नेचर रही है, मैं जब 17-18 साल की हुँ, एज में हुँ, शादी होके गई, तो गाँव की बच्चियाँ हमारे यहाँ शाम को प्रसाद बँटता था, जब आरती होती थी, झालर बाजती थी ना, तो प्रसाद बँटता था, गाँव के बच्चे सब प्रसाद लेने आते थे। तो मैं उनसे इंग्लिश में उनसे प्रश्न किया करती थी, व्हाट्स योर नेम? और उनको सिखाती थी, तो वो बोलते थे, माय नेम इज़ ये, वो जो हुँ, भी था हुँ। हमारे, है ना? तो मेरा मन होता था कि मैं उन्हें कुछ सिखाऊँ, उसके बाद ही मैं उनको प्रसाद देती थी। अच्छा, पहले एक बार कुछ सिखाया 1-2 हाँ, लाइन फिर? हाँ, कुछ सिखाया फिर उनको प्रसाद दिया। ओके। उनमें भी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। उन बच्चों को भी अच्छा लगता था कि ये नई काकी सा आई है ना, ये ज़रूर हमसे कुछ पूछेंगे, हमें बताएँगे उनको। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि एक दिन हमारे गाँव में बाड़े होते हैं। बाड़ा होता है लाइक पीछे उसमें बाथरूम वगैरह बने होते हैं, हाँ, हाँ। गाय-भैंस हाँ, भी हाँ, हाँ, बनती है। हाँ, हाँ। मैं उसमें कपड़े धो रही थी हुँ, और वही प्रसाद लेने वाली एक बच्ची पूजा मुझे दूर से अपने बाड़े से आवाज़ देती है, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। मुझे लगा ये सेम टू यू कह क्यों रही है मुझसे? और मैंने उसे 2 दिन पहले बोला था कि जब मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी ना, तो तुम्हें सेम टू यू बोलना होगा, हाँ, ठीक है? और वो अपने बाड़े से सेम टू यू बोल रही थी। वो मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे लगा कि इसमें सीखने की भावना तो है बच्ची में। सीखना तो चाहते हैं वो। गाँव में बहुत सारी जो बच्चे हैं उनको मैं 7 साल रही हूँ उनके साथ, तो आप सोचिए कितना काम किया होगा मैंने। हुँ। तो एक ये चीज़ें और मुझे ये स्लम एरिया होता कैसा है एक्चुअल में? ये बनते कैसे हैं स्लम एरिया? देखिए हमारे देश में है ना, पलायन नाम की एक बहुत बड़ी समस्या है, कि हर कोई हर कहीं से पलायन कर जाता है कुछ बेहतर की तलाश में, है हुँ, ना? गाँव से शहरों की तरफ पलायन जो कि बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा हुँ, है ना? वहाँ पे गाँव में पहले क्या होता था हमारा इंडिया किसान 70% कृषि हमारे खेतों घरों हमारे भारत में की जाती है। अब खेती के काम इतने कम हो गए हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं लोगों ने ज़मीनें बेच दी है, कहीं पानी नहीं रहा, कहीं लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो भी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। खेती का प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है कि हुँ, आपको 6 महीने में फसल मिलेगी, इतना धीरज नहीं बचा या पेशेंस नहीं बचा। तो वो चीज़ें कम तो हो गई हैं, अब उस कम में फिर रोज़गार कहाँ मिले? अब गाँव में नरेगा तो चलता है लेकिन सबको नौकरियाँ नहीं मिलती है। तो वो आकर्षित होते हैं शहरों की तरफ कि वहाँ बहुत नौकरियाँ हैं और वो अपने गाँव के घर-वर सब एज़ इट इज़ छोड़-छोड़ के और सब आ जाते हैं शहरों में। अब अगर वो कमाएँगे नहीं तो शहरों में आकर रहेंगे कैसे? क्योंकि हुँ, आजकल तो इतना बड़ा हब डेवलप हो गया है ये किराए पे चलाने वाला सिस्टम हुँ, कि लोग अपने खाली पड़े प्लॉटों में भी छोटी-छोटी कोठड़ियाँ बना देते हैं और जो मज़दूर वर्ग होते हैं उन्हें 2-2 हज़ार में किराए पे दे देते हैं। हाँ, अब कोई तो वो 2,000 अफ़ोर्ड कर लेगा लेकिन कोई तो वो 2,000 भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ना उसमें इतनी चेतना है, ना जागृति है, तो वो हुँ, सीधे आते हैं अपनी ओढ़नी में अपनी पोटली बाँध कर और आते हैं और जहाँ कहीं भी खाली पड़ी ज़मीन मिल जाती है ना, वहाँ ये पूरे परिवार के परिवार आते हैं। जैसे कि एक गाँव से 10 या 15 परिवार आ गए, अब वो 10-15 परिवार रहते हैं, एकजुट हैं ये लोग, एक साथ रहते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन जहाँ भी दिखी ना वहाँ आके और ये अपने ये जो बैम्बूज़ होते हैं ना, उनसे अपने एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक के ये लोग डाल लेते हैं और आप सोचो कि वहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या थोड़ा टाइम है अभी वहाँ, तो ये लोग साल रह जाते हैं, 2 साल रह जाते हैं, 6 महीने रह जाते हैं। कई बार प्राइम लोकेशन पे बनाने पे उनको जल्दी भी छोड़ के जाना होता है और इस तरह सबसे बड़ी जो चीज़ देखते हैं ना, ये देखते हैं घने पेड़ों की छाँव। सड़क के किनारे थोड़ा पास का एरिया जहाँ से कि यातायात ज़्यादा दूर ना हो, हुँ। उनकी कमाई हो। ऐसी जगह देखिए और 15-20 परिवार आके रहे और बन गया स्लम एरिया। और जब आप पहली बार स्लम एरिया में गई, तो आपने वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ देखी जिसे देखकर आप पूरा हिल गईं कि ऐसा भी होता है? देखिए,
ये बात है जनवरी की। मैं जब गई स्लम एरिया में और मैंने वहाँ देखा कि नगर निगम के कचरा डिपो के पास में असंख्य मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। करोड़ों मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। मरे हुए मवेशी वहाँ पे बोरों में सड़ रहे हैं और उसी के पास में किसी गरीब ने आकर और अपनी झुग्गी बना ली है, वहाँ रहने लगे। मैं उनको कपड़े देने गई थी और उन कपड़ों को देने के साथ-साथ ही मैंने उनको देखा और आप यकीन मानिए कि मैं सोच में पड़ गई कि इतनी गंदगी में भी कोई कैसे जी सकता है। ये संसार में मक्खियाँ हैं कि मक्खियों में संसार है, मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि उनका संसार तो वहीं तक सिमटा हुआ था ना। हुँ। और इतने सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे बच्चे, इतने अच्छे वहाँ के लोग, मतलब मैं तो एक बात कहूँगी कि मुझे नहीं पता, मुझे तो उनमें इतना अपनापन लगता है कि मैं उनको अपने परिवार की तरह मानती हूँ और वो लोग भी तैयार हैं, मैडम, मैडम, मैडम करते उनके कंठ नहीं सूखते हैं वो, इतना प्यार करते हैं वो। मैंने वहाँ देखा उन मक्खियों में, उस गंदगी में उनको रहते हुए तो मुझे लगा कि या तो मैं किसी को बोल के लाइक पार्षद या किसी को भी बोल के ये गंदगी हटवाऊँ, लेकिन वो तो था ही कचरा डिपो। हुँ, आप ये मानिए कि उनको कुछ कमी या कुछ अभाव तो लगे होंगे ना जिससे वो शहर में आए हैं, हुँ। लेकिन वहाँ पे कचरा डिपो में टाइम टू टाइम कचरा उठाकर और ज़रूर कहीं जला जाता है। उस कचरे के लिए स्थान है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई और स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती ना। वो हुँ, गाँव से आए हैं तो यहाँ तो उन लोगों के कोई गिनती नहीं है ना, क्यों गिनेंगे कोई उसे कोई? वो तो अपने उनके रेजिडेंस पे काउंट होंगे वो तो। हाँ, वो है उनके गाँव में कुछों के पक्के मकान भी है, तो कुछ बहुत गरीब टाइप के भी हैं, उनके नहीं है। ढाणियों में रहते हैं वो लोग, हुँ, गाँव से आए हैं। तो फिर इन लोगों का डेली लाइफ में क्या स्ट्रगल होता है? ख़ासकर फिर जो महिलाएँ हैं और बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता होगा। इनके स्ट्रगल की तो देखिए अपरंपार है जैसे कुछ महिमा। बताइए? इनके स्ट्रगल की तो हम बात करें तो इनके तो पग-पग पर स्ट्रगल है। सुबह उठते हैं ये लोग 3 से 4 बजे। जैसे हुँ, मेरे पास जो बस्तियाँ हैं ना, आज 7-8 बस्तियाँ हैं मेरे पास, है ना? और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने ज़िलों के लोगों पे काम किया है। सबसे मेन तो है पाली ज़िले के लोग, हुँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास अभी हैं। पाली ज़िले के आस-पास के क्षेत्र के रानी फालना के हैं और इसके अलावा आप आएँगे तो भीलवाड़ा, कोटा, हुँ, टोंक जिला, राजसमंद, चित्तौड़ और कुछ हमारे मथुरा यूपी से लगते हुए बॉर्डर के कुछ गाँव हैं। शाहजहाँपुर के लोग हैं और उसके अलावा जोधपुर के बंजारा जाति के लोग हैं। हुँ, इन सब पे मैंने काम किया अब तक। 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं मेरे पास साक्षर होके गए हैं मेरी अपनायत की पाठशाला में। और ये लोग सुबह 3 से 4 बजे उठ के और ये जो पाली ज़िले के जो हैं नाथ पालबेलिया संप्रदाय के लोग हैं ना, ये कचरा बीनने जाते हैं, कबाड़ बीनते हैं ये। हुँ, है ना? उनकी एक कर्ट होती है जो बाइक लगी हुई, वो लोग निकलते हैं और सुबह-सुबह उनको रात का कचरा जो भी होता है, चाहे किसी ने पी कर के और किसी एजुकेटेड पर्सन ने वो बियर की बॉटल फेंकी हो और चाहे किसी ने पी के केन फेंका हो, चाहे किसी ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स फेंकी हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जब इतने सारे हूपर्स आ रहे हैं कचरा उठाने के लिए, तो वो भी इतना कचरा उठा के ले जाते हैं और मेरी झुग्गियों का ये जो परिवार है ना, ये भी इतना कचरा बीन के लाता है, तो कितना कचरा करते होंगे लोग। जो पढ़े लिखे हैं हैं? वो। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात बता रही हूँ, जो गाड़ी का डोर खोल के पान या जर्दा थूकते हैं, खिड़की खोल के गाड़ी में से। आप यकीन नहीं करेंगे मोहित जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी जो मेरे एनजीओ के बच्चों से मैंने बास्केट्स बनवाई है दिवाली पे, जो मैंने लास्ट ईयर भी बनवाई थी। हुँ, मैंने जो भी कुम्हार जो होते हैं ना प्रजापत, हुँ, उनसे हुँ, मैंने दीपक खरीदे थे, है ना? वो फिर मैंने पेंट वगैरह कराए, करवे वगैरह। तो मैं जाके बैठी थी, लगभग रात का 8:30 से 9 बजे का समय था और मैं उनसे दीपक ले रही थी। आप यकीन मानिए कि ये जो एलिवेटेड रोड वाले जो हमारी ओवर ब्रिज की पुलिया है ना, तुलसी सेतु हुँ, हुँ, जिसे बोलते हैं, ऊपर से बियर की बॉटल इतनी तेज गति से फेंकते हुए मेरे सिर से सिर्फ 5 इंच की दूरी पे किसी ने ऊपर से बियर की बॉटल फेंकी है और मैं सिर्फ 5 इंच बच गई। मैं क्या बच गई, मतलब वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे वो भी बच गए, किसी के नहीं लगी, लेकिन टुकड़े टुकड़े होके आके हमारे पाँव में सबके वो लगे। और अगर लग जाती तो? लग जाती तो हो जाता, और वो किसी पढ़े पता भी लिखे। नहीं चला हमें। तो मुझे बड़ा आक्रोश आया और मैंने खड़े होके मैं चिल्लाई तो थी वहां पे। आए कुछ 5-10 लोग, मैंने कहा देखो हमारे जयपुर में लिटरेट लोगों की क्या हमारी सिचुएशन है, हमारे चाहे अब इसमें कोई यूथ था या कोई बुजुर्ग था या कोई भी था, वटेवर कोई भी हो, लेकिन स्थितियां देखो आप। हुँ, स्थितियां बड़ी विडंबनीय हैं। फिर ऐसे हमारे झुग्गियों के लोग जाते हैं, वो हुँ, सुबह 9-10 बजे तक कचरा बीन के आ जाते हैं अपना एक एक उसमें फर्स्ट शिफ्ट में, है ना?
उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं हम्म। और आने के बाद में फिर वो अपना खाना वाना बना के 1-2 घंटे सोते हैं और फिर शाम को 3 बजे से वापस शुरू हो जाती है उनकी भाग-दौड़। अब इसमें से क्या है, वो अपने बच्चों को तो भेजते हैं भीख माँगने के लिए, आस-पास के मंदिरों में, आस-पास के सारे इलाकों में, और खुद जाते हैं वो लोग कचरा बीनने के लिए। बच्चे माँग के शाम तक 100 से 200 रुपए ले आते हैं। कुछ-कुछ बच्चे कट्टा उठा के और ये कबाड़ चुगने भी जाते हैं। वो चाहे 6 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, सब जाते हैं अपने माता-पिता के साथ में। ये लाइफ की चुनौतियाँ, और शाम को सर्दियों में तो 6:30 पढ़ते-पढ़ते तो रात हो जाती है। तो आते-आते फटाफट खाना बनाएँगे, खाएँगे, और रात के चक्कर में वो लोग अपना खाना-वाना खा के 6:30-7 बजे तक तो सोना पड़ जाता है उन लोगों के। समस्याएँ तो बहुत हैं, अंधेरा हो जाता है, जीव-जंतु भी फिर वहां होते पे हैं। लाइट, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे, कोई लाइट नहीं है। नहीं, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे। और फिर वहां पर तो हम हाइजीन की बात भी नहीं कर सकते। आप देखिए, हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें हम हाइजीन की बात उन्हीं को करेंगे ना जो अनहाइजीन है, और स्लम एरिया के लिए ही करेंगे, पर उनको हाइजीन कैसे रखें? आप सोचिए, अंधेरे में जहाँ उजाला होते हुए भी छोटे बच्चों को पालना माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है और उजाले की कितनी ज़रूरत होती है। वहाँ उनकी भी डिलीवरीज़ होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, सब कुछ तो सेम है ना। उनका तो सिर्फ़ यही कमी यही है ना कि गरीब पेट से जन्म लिया, उनके पास सुविधाएँ नहीं है। आप दे के देखो उनको, धन दौलत पैसा दे के देखिए, हमसे भी अच्छे लगेंगे वो दिखने में, इतने प्यारे बच्चे हैं वो। तो शाम पड़ते ही फिर उनको कैसे वो लोग टॉर्च रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लास्ट ईयर जैसे हमने ये बास्केट वाला टास्क रखा था, तो इससे हमने 50 झुग्गियों में सोलर लाइट्स दी थी। आज भी कुछ जगह तो वो चल रही हैं। कुछ लोग जैसे पलायन कर जाते हैं, वापस अपने गाँव चले जाते हैं, तो वो अपने गाँव ले गए। मेरे पास फ़ोन आते हैं सबके, सबके फ़ोन आते हैं, कुछ भी छोटी-सी हाँ, मतलब प्रॉब्लम होती काम है। तो आ रही है ना उनके, क्या हाँ, दिक्कत हाँ, है। बिल्कुल काम आ रही है। पर ये तो बात हुई सिर्फ़ कुछ घरों की, यहाँ तो पता नहीं कितनी झुग्गियाँ हैं। हर एक अच्छी लेविश कॉलोनी के साथ में एक झुग्गी तो अटैच में होती ही होती है यहाँ पे। तो उनके जीवन की चुनौतियाँ आप देखिए ना, उनकी भी तो किशोर बच्चियाँ हैं। अभी अगर मैं खुल के बात करूँ अगर, तो उनके भी पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म। आप सोचिए कि कैसे मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती है, कहाँ वो चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उन्हें वो, हालाँकि हम लोग टाइम टू टाइम कुछ ऐसे शिविर लगाते हैं जिनमें हम उनको सैनिटरी नैपकिन्स भी देते हैं, और डरने और घबराने से नहीं, मासिक धर्म को धर्म से और शर्म से ना जोड़ते हुए हमें उन्हें खुलकर उनसे बात करने के लिए हम उनको एक वो पढ़े लिखे अच्छा भी तो नहीं आसमान है ना, देते हैं। इसलिए फिर वो इन चीजों से एग्ज़ैक्टली, थोड़ा डरते हैं। शिक्षा के अभाव में ही होती है ये चीज़ें, और हम्म। कुछ हमारी रूढ़ियाँ भी तो होती है ना, जो हम्म। अछूत और वो मानती हैं कि इस टाइम हाथ नहीं लगाने देना, और ये है, वो है, ये सब चीज़ें तो अच्छे घरों में भी होती है, तो उनके यहाँ तो और अभाव है शिक्षा का। तो आपका जो किरण क्रांति फाउंडेशन है, हाँ जी। इसमें आप क्या-क्या कराते हैं उन्हें? एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, क्या-क्या करता है आपका हम उन्हें फाउंडेशन? ये सभी चीज़ें देते हैं, सारी चीज़ें? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, 27 या कुछ 30 हैं गोल्स। ये सारे मैंने रखे हैं कि मुझे जैसे जो अवसर मिलेगा मैं उस प्रत्येक क्षेत्र में काम करूँगी अपनी टीम के साथ हुँ, में। हुँ। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है ना हमारी किरण क्रांति फाउंडेशन की, वो सबसे पहले हमने पकड़ी शिक्षा। शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा औज़ार है जो जीवन बदल सकता है। पढ़ाता कौन है फिर? मैं खुद पढ़ाती हूँ, आप खुद पढ़ाते हैं? बिल्कुल मैं खुद फ जाती हूँ, तो और भी आप जब मुझे वहाँ बैठा देखते हैं ना, हुँ, तो आस-पास में से निकलने वाले युवा, युवतियाँ, या हुँ। कोई भी जिन्हें अच्छा लगता है, वो भी आते हैं हमारे साथ पढ़ाने के लिए। सब आते हैं तो पढ़ाने। अभी आपने बोला कि जैसे चित्तौड़ पाल लिया आपने, अभी 10-15 जगह के नाम लिए, हाँ जी, सब दूर-दूर है, तो हाँ सब। आप फिर सब जगह पढ़ाने कैसे जाते हैं? नहीं, यहाँ के जो चित्तौड़ पाली के जो ना स्लम एरियाज़ बने हुए हैं यहाँ पे, आस-पास में हैं। अच्छा, जैसे यहीं पे थोड़ी-थोड़ी, बने नहीं हुए हैं। यहीं पे, अच्छा, मैंने वहाँ के बाहर लोग, कहीं काम नहीं अच्छा किया है। वहाँ के लोग यहाँ पे आके रह रहे बिल्कुल, हैं, ऐसा? सब वहाँ के लोग यहाँ आके जयपुर में अच्छा। आस-पास जो है ना, ये हमारे कालवाड़ रोड पे 206 बीघा नाम से एक जगह है, जो कि डेवलप नहीं है अभी, हुँ, धीरे-धीरे हुँ। तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है हुँ, वहाँ हुँ। पे। तो वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ हैं, लगभग 8 से 10 बस्तियाँ हैं वहाँ पे। हुँ, तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 बस्ती के बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। हुँ। पहले तो मैं पेड़ों के नीचे पढ़ाया 2 साल तो मैंने, और पाठशाला का नाम रखा मैंने अपनायत्री पाठशाला, जो कि एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो आप कुछ और भी रख सकते थे, आपने ये अपनायत्री पाठशाला, ये राजस्थानी वर्ड क्यों रखा? कहते हैं कि हम अपनी जड़ों से जब तक जुड़े रहेंगे ना, हुँ। अपनी धरती से जुड़े रहेंगे ना, तभी हम जाके कुछ अच्छा अचीव कर पाएँगे। हम अगर अपना अस्तित्व ही खो दें और हम इस लालसा में भागें कि नहीं, हमें मॉडर्न तो बनना है, बट हमें वेस्टर्नाइज़ की तरफ नहीं जाना है। एक पाश्चात्य हाँ। संस्कृति की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी प्रबल और इतनी सार्थक संस्कृति है हुँ। जिसका विश्व में डंका बजता है आज।
आज हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए, चाहे हमारे इतिहास से हमारी चरित्रवान और वो सतियाँ और हमारे जौहर और जम्मर करने वाले वो हमारी डिग्निटीज़ उठाकर देख लीजिए, जिसका इतिहास में कोई जोड़ नहीं है उसका। और कहीं विश्व में कहीं भी ऐसी और जो है ना मिलेंगी नहीं आपको ऐसी तो प्रेरणा और राजस्थान की बहुत भूमिका है। राजस्थान तो अपने आप में है ही बड़ी चीज़ है। राजस्थान, राजस्थानी संस्कृति आप किसी विश्व के किसी कोने में चले जाइए, हुँ। राजस्थानी अलग से ही बोलते हैं। और हमारी पहचान जिससे है, हमने जिन माता-पिता के यहाँ जन्म लिया, प्रथम पहचान तो हमारे माता-पिता से, हुँ, हमारे उस समाज से। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जिस जिले में, जिस स्टेट में रहते हैं, हमारी पहचान हुँ। उससे। और उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे भारतीय होने से हमारी पहचान है। तो राजस्थानी कल्चर को हमारा और सेकंड थिंग ये भी है कि अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, ठीक है? हुँ। उसमें हमने ये भी प्रावधान रखा है कि कोई भी बच्चा 5वीं तक जो है ना, वो एक पीरियड जो है वो अपनी मातृभाषा का लेगा और ये हमारी गवर्नमेंट ने इसमें एक रखा है इस चीज़ प्रोविज़न। में राजस्थान बहुत पीछे है क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर जब गुजरात गया था, तो वहाँ पर जो शॉप वगैरह है, जो मार्केट है, वहाँ पर सब कुछ गुजराती में लिखा हुआ था। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने यहाँ पर राजस्थानी तो कहीं दूर-दूर तक नहीं है। मुझे लगता है ये चीज़ मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि कोई सिंधी खड़ा है तो अपनी सिंधी भाषा में बात कर रहा है, अगर हुँ, कोई तमिल का खड़ा है तो तमिल भाषा में बात कर रहा है, पंजाबी अपनी पंजाबी भाषा में बात कर रहा है, गुजराती अपनी गुजराती भाषा में बात कर पर जहाँ बात आती है राजस्थानी भाषा की, हमारे बच्चों को शर्म क्यों आती है? शर्म बहुत आती है। नहीं, हमारी राजस्थानी भाषा हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। राजस्थानी वो भाषा है जो स्वतंत्रता संग्राम में खड़ी थी और आज तक जिस राजस्थानी भाषा को आपसी कुछ मतभेद, मनभेद या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक भी हमारी राजस्थानी भाषा को वो दर्जा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हम बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। मारवाड़ रतन हमारे शक्तिदान जी, महाकवि शक्तिदान जी बिराई से राजस्थानी भाषा री एक कविता लिखे जिण माई पे बोले है कि जिणरो इतिहास अनूठो है, जिण माई मुलक री आशा है, चहु कूटी चावी न ठावी आ राजस्थानी भाषा है। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास तो बहुत अनूठा रहा है। इसमें सतियाँ, संता, शूरमा और इसके अंदर अ, बाबू रे परवाड़े भी हैं, तो मीरा की भक्ति भी है, तो कर्मा का जो है खिचड़ा भी श्री कृष्ण भगवान ने खाया था। राजस्थानी भाषा तो स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थानी भाषा के हाथ में तलवार थी। उसने तलवार चलाने का काम भी किया है। बड़े-बड़े शासकों के जब राज ढलने लगे और वो जाकर और अंग्रेजों के गुलामी को, आधिपत्य को स्वीकार करने लगे, तो राजस्थानी भाषा की ओज शैली में लिखी हुई कविताओं ने वो इतिहास रचा है, जो कि एक वीर की तलवार में जो एक शौर्य होता है ना, वो राजस्थानी भाषा के अंदर वो शौर्य रहा है और उसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। परंतु यह बड़े ही दुःख की बात है कि राजस्थानी भाषा को आज भी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वो दर्जा मिला नहीं है, जो और भाषाओं को मिला हुआ है। इसलिए हमारे ये प्रयास, हमारे अथक प्रयास जो हैं वो जारी हैं कि हम किस भांति और हम लोग अलग-अलग फ़ील्ड पे अलग-अलग राजस्थानी भाषा को प्रमोट भी कर रहे हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हमारी जो पाठशाला है बिरोनाम में अपनायत री पाठशाला रखी हूँ। हुँ। अपनायत राजस्थानी भाषा का एक इतना मीठा शब्द है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और इस तरह से मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो क्योंकि वो मोस्टली राजस्थान के हैं, तो उनको वैसे भी आती है, लेकिन मैं उन्हें राजस्थानी भाषा का एक पीरियड देती हूँ, जिसमें कि हमारी कुछ 5वीं क्लास की पुस्तक में एक इंद्र राजा पानी दे, ऐसी कविताएँ भी हैं राजस्थानी भाषा की जिनका मैं पाठ करवाती हूँ और मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा का गर्व, मान, अभिमान और स्वाभिमान है, आप हक से बोला करो। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश के लोग जब हिंदी में बात करते हैं तो उनका एक्सेंट कैसा आता है, वो हुँ, आधी तो राजस्थानी ही बोलते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें पता नहीं क्या शर्म है कि किन कारण सु बे आपणे राजस्थानी ने बोलता-बोलता हिचकाबा लागे और फिर वो निकलता है उनके मुँह से टूटी-फूटी हिंदी, हाँ, जो कि बड़ी हास्यास्पद लगती है। और फिर इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप अपने कॉन्फिडेंस से तो चाहे से आप राजस्थानी भाषा नहीं बोलो, वो भी बहुत बड़ी बात है हाँ, और कोई शर्म हमें नहीं रखनी चाहिए। पर हमारे बच्चे, हमारा युवा पता नहीं क्यों घबरा रहा है, शर्मा रहा है राजस्थानी भाषा से, इसलिए इसके पिछड़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अपने पाठशाला का नाम मैंने अपनायत्री पाठशाला रखा है। तो अब चलिए स्लम एरिया की वापस से बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह निकाल रखी होगी इनके लिए, तो वो उनका बेनिफिट इन सबको मिल रहा है या फिर वो कागज़ी कार्रवाई तक ही सीमित है?
देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी हैं। बना डेफिनेटली बना तो रखी है। गवर्नमेंट जो भी जिस भी पार्टी की समय पे सरकारें आती है ना, वो हम्म। पॉलिसीज बहुत सारी लेके आती है, क्योंकि पॉलिसीज और करना किसके लिए, जिनको जरूरत है, जो हम्म। वंचित वर्ग है उसी के लिए तो करना होता है ना। हम्म। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इन समाजों में जो अवेयरनेस की कमी है, चेतना की, जागृति की कमी है, हम्म। और जो इनकी निरक्षरता है, हम्म। वो उनको सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करके और 2 टाइम की रोटी कमा के खाने तक ही सीमित रखती है। हालाँकि कई क्षेत्र में अब इतने विकास हो चुके हैं कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी हम्म। योजनाएँ हैं, उनका बहुत लाभ उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि अभी भी इतना बड़ा वर्ग जो ये असहाय और समाज की मुख्य धारा से वंचित जो वर्ग है ना, हम्म। ये नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि 3 साल के पीरियड टाइम में लगभग एक पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। 3 साल का टाइम पीरियड मैं इन स्लम एरियाज़ के लोगों के साथ में मैंने दिया है। मैंने इनकी पारिवारिक, इनकी निजी, इनके समाज की सारी हम्म। समस्याओं को मैंने इनके जाना है। तो क्या ये लोग सच में सुधार चाहते हैं? देखिए, हम अगर इन पे वर्क करें, हम्म। तो डेफ़िनेटली ये सुधरना चाहेंगे। और जो सुधरना जानते ही नहीं हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है सुधरना क्या होता है, हम्म। जो सिर्फ़ ये जानते हैं कि हमें इस तरह से काम करना है, 2 टाइम की रोटी लानी है, खानी है, सोना है, फिर उठना है, फिर यही काम करना है, वो कैसे जानेंगे? हम्म। जब तक स्वाद चखेंगे नहीं, तब तक वो उस स्वाद में च जानेंगे क्या? आज मैं इतने समय से वहाँ उनके पास जाती हूँ, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये कुछ तो है जो मैम कर रही हैं और हमारा इसमें भला है। कुछ बच्चे पढ़ते हुए भी उनको छुड़वा के पढ़ाइयाँ साथ में लेके आए, तो कुछ बच्चे इतने बड़े हो गए, उन्होंने स्कूल के अभी तक मुँह ही नहीं देखे हैं। और आप उन्हें पढ़ाती हैं, तो आप उन्हें पढ़ाने की बजाय उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भी तो एडमिशन करवा सकती हैं उनका। हाँ, बिल्कुल। अब तक मैंने 50 बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन सभी तो पढ़ने के पात्र भी नहीं होते ना। हम्म। सब एक जैसे नहीं होते हैं। स्लम एरिया में भी भाँति-भाँति के लोग होते हैं, जिनको कुछ को आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, वो उसी जीवन में मस्त हैं। हमारे राजस्थान में एक आपने कहावत किया करे है कि मांगर खाबड़ो और धरती पर सोबाड़ो, कदे सकड़ाई को नहीं भुगते। ठीक है? इट मीन्स कि जो माँग के खाने की जिसकी आदत पड़ जाती है ना, वो कितना ईज़ी वे में आ जाता है। और एक मज़दूर शाम को 6 बजे तक जाता है, वो कुल्हाड़ी चलाता है, वो पत्थर तोड़ता है, तब जाके कहीं उसे ₹600 मिलते हैं। तो जो हम्म। मेहनत करता है ना, वो बनता है स्वाभिमानी, और जो माँग के लाता है ना, उसे स्वाभिमान नाम का शब्द भी नहीं पता है। उसको स्वाभिमानी बनाने के लिए हम उसे ये समझाएँगे कि माँग के खाना शर्म की बात है, कमा कर खाओ। माँगना अच्छी बात नहीं होती है। मैं उन्हें ये भी समझाती हूँ कि आपको पता है बाहर की दुनिया के लोग आपको क्या बोलते हैं? कि जाओ बे 206 बीघा में माँगता भिखारी है, जाओ बाना चीज़ बचकी बाने दियाओ। ये कितनी शर्म की बात है, ठीक है? उनमें से कुछ अच्छे परिवार के लोग भी हैं, जो कि चालाकी ही निस्सहाय और असहाय बने हुए हैं। अच्छा है उनके गाँव में, अच्छी सब कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो रियल नीडी भी हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि दुनिया प्रेम की भूखी होती है, अगर आप प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा। मैं हम्म। उनसे जितने प्रेम से रहती हूँ ना, मुझे भी उतना प्रेम उनसे मिलता है। ना मुझे उनसे बदबू आती है, ना मुझे उनसे यूँ रहता है कि मैं इन्हें टच ना करूँ या वो ये मेरे कपड़े ना छुएँ। मुझे जब मैं उनमें जाती हूँ, तो मैं उनमें ही वहीं कहीं खो जाती हूँ मैं। तो उनकी एक क्वालिटी बताइए फिर आप। क्वालिटी है उनमें, एकता है। वो और जो बिल्कुल एकता की भावना है। वो कहते हैं ना, एक के साथ किया गया गलत कार्य सबके साथ गलत किया हुआ माना जाएगा। एक के बच्चे को अगर किसी किसी एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, एक के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ना, लेकिन वो सब इतने अच्छे से एकता के साथ खड़े होते हैं कि वो सब उससे लड़ाई करते हैं और वो कहते हैं कि भई तुम्हारी गलती थी, और उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी रोज़गार, अपने ये चुगते हैं ना कचरा-वचरा, ये हम्म। छोड़ के भी वो सब हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, एक साथ 20-20, 25-25 जने। अपने रोज़गार की भी परवाह नहीं करते हैं कि हम शाम को क्या खाएँगे। एकता है उनमें। प्रेम इतना है कि जैसे एक बर्थडे था छोटी बच्ची का, तो मुझे बुला कि मैम आप आओगे तभी केक काटेंगे, हम केक नहीं काटेंगे। मैं हम्म। भी गई, अब मुझे एनी हाउ जाना ही था। इतने प्रेम से कोई बुलाए तो कौन नहीं जाएगा, मैं मानती हूँ। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चला जाएगा, मैं तो हुँ ही क्या, मैं तो एक सामान्य सी इंसान हूँ। हम्म। मैं गई उनके बीच में, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिनको लोग मंगते भिखारी बोलते हैं ना, जो कि मुझे एक ब्लैक स्पॉट लगता है ये शब्द बोलना, काला धब्बा। मैं मना करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो, वो लोग व्यक्ति हैं, हमारे आप जैसे ही हैं। उनके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, उनके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास शिक्षा है। आप उन्हें ये सब देकर देखो, वो आपसे बेहतर बन जाएँगे, ठीक है? हम्म। वो सब लोग, कम से कम 20 परिवार थे, सबके हाथ में रैप किया हुआ गिफ्ट उस बच्चे के लिए, है ना? हम्म। कोई उसे नोटों की माला पहना रहा है, कोई उसे फ्लावर्स गिफ्ट कर रहा है, हम्म। रोज़ उनके हाथ में। आप सोचो क्या ही सुंदर लगता। क्या कमी है उनके पास? पैसे और उनकी समझदारी की, जागृति की तो कमी है उनके पास में। मुझे बड़ा सुंदर लगा वो दृश्य, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ।
तो वो सबसे एक अच्छा मोमेंट था। बहुत सुंदर पल था और वो। फिर स्लम एरिया के लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, मुझे अगर कहीं न कहीं लगती है ना, तो वो यही कमी लगती है कि जिन्होंने भिक्षावृत्ति से जोड़ दिया है ना, वो परिवर्तन नहीं करना चाहते। हुँ, कुछ परिवार बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं मैडम जी आप हमारा बच्चा न ले जाओ। आप तो आपरा बच्चा री जियां आने अठे भी पाड़ो ने आपरे अपने घरां ले जाओ। आप जिस स्कूल में चाहो मैं भेज देवा। आप जो कहोगे हमारे लिए वो शिरोधैर्य है। हुँ, लेकिन वो होता है कि फिर अगर शाम को वो अपने बच्चे को भेज देते हैं कि जाओ उस मंदिर में से जाके पैसे, तो वो कमाने के लिए कैसे बच्चा प्रेरित होगा? वो पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित होगा? जो भीख माँगना जानता है, जिसे ईज़ी वे में शाम तक 200 रुपए मिल जाएँगे, वो कैसे पढ़ के, क्योंकि पढ़ने में तो ज़ोर आता है ना। फिर भी मैं उन लोगों को अगर कहती हूँ, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और ऐसे करके अब तक मैंने 50 बच्चों का सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में मैंने एडमिशन करवाया है, और कुछ बच्चे तो नियमित जा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बच्चे ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो घर की बहुओं का एडमिशन भी करवा देती हूँ, जो छोटी उम्र में बच्चियाँ शादी होके आ गई, जो कि अभी तक पढ़ना चाहती है हुँ, आगे, हुँ। तो फिर मैं उनका आगे एडमिशन करवा देती हूँ और बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं अभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने मुझे पहले एक बात बताई थी, वो शायद आप अभी बताना भूल रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ। मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में। आपने बोला था कि जो उनकी मदर है और जो डॉटर है और जो बहू है, वो उनके बारे में आपने एक बार कुछ कहा था कि वो एक साथ लाइक हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, वाला। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे देश में जब अशिक्षा, बेरोज़गारी और गरीबी, भुखमरी, इसके साथ-साथ में अगर हम किसी एक और समस्या की बात करेंगे ना, तो वो समस्या है जनसंख्या वृद्धि। हुँ, जनसंख्या वृद्धि तो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है ना कि अगर इसे रोका नहीं गया, कम नहीं किया गया ना, तो हम चाइना से भी आगे निकलने वाले हैं कुछ समय में। तो मेरा जो एनजीओ है ना, इसका मेन मोटो ये भी होता है। मेरी मम्मी कहती है कि बेटा जन्म तारे आड़ नहीं लगानी, लेकिन मैं अपनी मम्मी की बात नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी महिला ने 10-10 बच्चों को जन्म दे दिया है, वो कैसे उनकी परवरिश करेगी, क्या उन्हें वो खिलाएगी, कैसे वो, क्यों वो भीख मांगने की लाइन में एक बच्चे को लाकर और खड़ा करना चाहती है। तो मैं तो उन्हें बहुत ऑनेस्टी से बोलती हूँ। मैंने अभी तक कम से कम 10 से 15 महिलाओं के जिनके जापे हुए हैं, उनको मैं हमेशा अपने हाथ से एक-एक महीने के लिए लड्डू बना के देती हूँ। 30 से 40, 50 लड्डू, जो हमारी नानी-दादी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये वो लोग हैं, इन्हें कौन खिलाएगा? और प्रसव पीड़ा तो हर किसी को सेम ही होती है ना। वो चाहे किसी पैसे वालों को हो हुँ, बेबी, तो भी आजकल पैसे वालों के लिए तो सुविधाएँ बन गई है, वो तो पेनलेस डिलीवरी भी करवा सकते हैं। हुँ, लेकिन गरीब या फिर हम महिलाओं की, मैं यूनिवर्सल बात करूँ ट्रुथ की, तो हाँ, प्रसव पीड़ा महिला के लिए एक नया जन्म होता है। उसका बच्चा भी वैसा ही होता है और झुग्गियों में जन्म लेने वाला बच्चा भी उतना ही सुंदर होता है, यकीन मानिए, जितना किसी पैसे वाले ने बहुत अच्छे 5 स्टार जैसे हुँ। हॉस्पिटल में किसी बच्चे को जन्म दिया है। और लोगों और की सोच स्लम एरिया के लोगों के लिए कैसी है? क्या वो चेंज होनी चाहिए? देखिए, सोच है ना, सहसा ही चेंज नहीं होती है। सोच से ना ही तो सहसा बनती है और ना ही सहसा हुँ, चेंज होती है। आज भी अच्छे पैसे वाले लोग, जो कई बहुत ही दयावान प्रवृत्ति के हैं ना, वो तो बहुत दयावान हैं और उन्हें नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इतने हाइजीन रहते हैं कि ऑब्वियसली वो जब पास में से गुज़रते हैं तो अपना नाक तो बंद करके निकलते ही हैं। हुँ, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं करते वो ऐसा, क्योंकि वो मन से बहुत अच्छे होते हैं और वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। मैं सिर्फ़ अकेली थोड़ी हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रेम से उनके बीच जाके बैठते हैं, उनकी समस्याएँ जानते हैं। बाकी तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत दूर से ही अपने नाक पे जो है ना एक रुमाल रख लेते हैं उधर से निकलते वक़्त। और सच में एक बात कहूँ ना आपको, मैं अगर दिल से जुड़ी हुई, तो सच में गरीबों को कोई पसंद नहीं करता है गरीब को। गरीब को गरीब ही रहने देना चाहते हैं वो, बिकॉज़ अगर गरीब अमीर बन जाएगा तो उन्हें कहाँ से वर्कर्स मिलेंगे फिर? वो चाहते ही नहीं गरीब को। मैं आके उन्हें बहुत समझाती हूँ कि पता है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बच्ची का, उसका एक्सीडेंट हुआ था अभी एक बच्ची का, काफ़ी चोट लगी, मैंने उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भी भेजा, कुछ उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करी, उसकी सारी जाँचें-वाँचें कराई, बच्ची बच गई वो। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आज ये मर जाती ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तो आत्मा में उतना ही दुःख होता है ना जितना कि हर किसी को होता है। हुँ। आप लोग पढ़ो, आप लोग इन झुग्गियों को छोड़ो और कम से कम इतने सक्षम तो बनो कि एक-एक किराए का कमरा लेके उसमें थोड़ा जीवन ठीक अपना बिताने लगो, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ ताकि आपका जीवन बदल सके और आपको कोई भिखारी ना बोल सके।
आपको कोई माँगता या फिर ये गरीब लोग गरीबों से हेट करते हैं दुनिया। मैंने देखी है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये रहा है मेरा एक्सपीरियंस। बट जैसे आपने बच्चों वाली बात बोली कि 10-10 बच्चे हैं, हाँ, बट मैम इस बिल्कुल। बात पे तो मैं भी बोलना चाहूँगा, कुछ लोगों का मानना भी है, मतलब कुछ लोग बोलते भी हैं कि लाइक अगर आपके पास आपको पता है कि घर में खाने के लिए नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो इतनी समझदारी तो सबके पास होती है ना कि हमें कितने बच्चे चाहिए और कितने नहीं चाहिए। देखिए, मेरे झुग्गियों में ऐसे परिवार भी हैं, जहाँ पर आप यकीन मानेंगे कि वहाँ माँ भी प्रेग्नेंट है, बेटे की बहू भी प्रेग्नेंट है और बेटी भी प्रेग्नेंट है। आप यकीन मानिए ये चीज़, जो कि पहले बहुत समय पहले हमारे कुछ गाँव में हुआ करता था, आज तो नहीं होता क्योंकि सब शिक्षा से जुड़ गए हैं और सब अच्छा कमाने लगे हैं, सब में अवेयरनेस है। हुँ, लेकिन आज भी झुग्गियों में मैंने अभी एक महिला को बना के दिए थे लड्डू जिसके 15 बच्चे हैं। ओह तेरी! ठीक है, 15 बच्चे हैं, मैं लड्डू बना के देती हूँ इसी शर्त पर कि मैं उन्हें सौगंध निकलवाती हूँ, अपने बच्चे की सौगंध खाओ जिसने जन्म लिया अभी कि आप अब और बच्चे पैदा नहीं करोगे। आप खुद सोचो लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो अवेयरनेस की जागृति की कमी तो है ही है, साथ में कुछ नशा प्रवृत्ति जो होती है ना पुरुषों की, हुँ, उसमें उस वजह से भी महिलाएँ इतनी लाचार और इतनी मजबूर हो जाती हैं कि हर साल बच्चा होता है उनके, हर साल बच्चे हो रहे हैं उनके। ओके। और आप ये जो अपना एनजीओ चला रही है ना? किरण क्रांति फाउंडेशन, हाँ जी, ऐसे गवर्नमेंट के भी कुछ फाउंडेशन और एनजीओज़ चल रहे हैं, हाँ जी, तो अभी लास्ट ईयर कुछ रिपोर्ट आई थी, आप अभी हम जब पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि कुछ एनजीओज़ बंद हो चुके हैं, हाँ, जो काम बिल्कुल, ही नहीं करते। नहीं नाम के करते। एनजीओ है, कोई काम नहीं करता। वो एनजीओ शायद फिर इसलिए बने हैं कि वो बस उन्हें पैसा चाहिए कि इधर से पैसा ले लिया, उधर से पैसा ले लिया एनजीओ के नाम पे। ऐसा हो रहा है, तो कहीं आप आगे चल के कहीं आपके साथ भी ऐसा हो गया तो? देखिए, एनजीओ को चलाने के लिए एक सावचेत और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता तो होती ही होती हुँ, है ना? और एनजीओ चलाने के लिए जो सबसे बड़ा भाव है ना, वो भाव है सेवा का भाव। जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं है, तब तक आप एनजीओ चलाने के लिए योग्य पात्र नहीं हैं। अब यहाँ ऐसे-ऐसे लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के नाना भाँति के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सपोज़ इट मैंने तो चुना स्लम एरिया ही, लेकिन हुँ, बहुत सारे ऐसे लिटरेट और आगे कई लोग ऐसे हैं जो कि कई एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, कई महिलाओं की जागृति के लिए करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी महीने में 4 से 5 वर्कशॉप लगाते हैं, जिसमें हम स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को हुँ, कि ये कचरा बीनना छोड़ दें और उनको हम कुछ हस्तशिल्प वगैरह से जो राजस्थान की कुछ ऐसी शिल्प कलाएँ हैं, जिनसे जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। कुछ महिलाएँ रेडी हुई हैं जिन्होंने कि जैसे टाई एंड डाई का काम हो गया, जैसे हुँ, ब्लॉक हुँ, प्रिंटिंग का काम हो गया जैसे, तो ये हमने नेहा मैम के साथ में उनको वर्कशॉप दी है। तो जो नई बच्चियाँ हैं ना 20, 25, 22 साल की, वो चाहती हैं ये परिवर्तन। तो उनका रुझान है वो अपने झुग्गियों में सिलाई का काम भी कर रही हैं और वो ये काम आगे बढ़ाना चाह रही हैं। बाकी जो कई जो वृद्ध और बुजुर्ग हैं, वो अपने ढर्रे से जुड़ी हुई हैं, वो नहीं छोड़ेंगी इस काम को। तो इस तरह से मैंने जब एनजीओ शुरू किया तो मैं कई लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप एनजीओ चला रहे हैं, संघर्ष बहुत है और एक्चुअली क्या है कि एनजीओ 3 साल तो अपने खुद के फंड से ही चलाना होता है आपको, तो आप कहीं पीछे मत हट जाना। कई एनजीओज़ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की चाह में और पैसा कमाने की चाह में कुछ ऐसे काम भी करते हैं, तो फिर देखिए ना अभी लास्ट टू लास्ट 3000 एनजीओज़ पे ताले लगे हैं, क्योंकि वो एनजीओ सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, वो रियल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते ही नहीं हैं। या वो करना ही नहीं चाहते। हर चीज़ के देखो 2 पहलू होते हैं अच्छा और गलत और वो हुँ, हर फ़ील्ड में लागू होते हैं। एनजीओज़ में पैसा कमाना जितना आसान है मैं मानती हूँ उतना ही कठिन भी है। पैसा कमाने का तो ये प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है। ये तो नॉन प्रॉफ़िटेबल होता है ना, ये तो इसमें हुँ, कोई प्रॉफ़िट नहीं होता। तो लोगों की जहाँ सेवा से भावना ही नहीं जुड़ी और वो भी एनजीओ खोल के बैठे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं सिर्फ़ बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है? उनमें बहुत वीआईपी गेस्ट आ गए हैं। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर एक्टिविटीज़ हो चुकी है, भाषणबाज़ी हो चुकी है। ठीक हुँ, है? और ऐसे कार्यक्रम करते हैं मैं मानती हूँ जब तक आपने किसी की सहायता ही नहीं करी, किसी को मोटिवेट ही नहीं किया, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए करो, चाहे पढ़ने के लिए करो, चाहे आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही लोगों में फैलाओ ना आप। मैं तो मानती हूँ सरकार की इतनी सारी योजनाएँ हैं, हम अगर इन्हें भी इम्प्लीमेंट करें और उनको इस चीज़ से जागरूकता से जोड़ें कि आप ये चीज़ करो, तो भी वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अ, युवाओं को सँभालो, युवाओं को हम जोड़ें आगे अलग-अलग क्यों हमें अपना मेक इन इंडिया बनाना है, हमें अगर हुँ। अपने खुद के प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, तो हमें ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई पढ़ के और गवर्नमेंट ऑफ़िसर ही बनेगा।
वो प्राइवेट जॉब में भी आ सकता है वो। तो ज़रूरी नहीं है, इन चीज़ों को हमें ना स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और एनजीओज़ का ये धर्म है और उनको अपने धर्म पूरे अच्छे से निभाना चाहिए कि हम अपने युवाओं को, अपने यूथ को, अपनी बच्चियों को, अपने गरीब लोगों को हम उनको मुख्य धारा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए हम उनकी हेल्प करें। स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। गाँव में भी बहुत सारे एनजीओ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एनजीओज़ आज बहुत अच्छा काम भी हुँ, कर हुँ। रहे हैं। लेकिन जो ये लालच की और जो पैसा कमाने की भावना है ना, ये गलत काम करवाती है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं कि मैम आप हमसे जुड़ जाओ, ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कर लो, सारी चीज़ें। लेकिन मैं कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने अगर अपने खून पसीने से इस एनजीओ को सींचा है ना, हुँ। ऐसे ही तो मैं खराब नहीं होने दूँगी। मैं इसके लिए मैं बहुत प्रतिबद्ध हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि जैसे हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पालना, पोसना, रातों को जागना, उसको जो भी हम करते हैं ना, सेम वही एक एनजीओ होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तो समाज सेवा कर रहे हैं, फिर समाज सेवा करके आप राजनीति में आना चाहते हैं? आपने ये बहुत ही मेरे मन की बात पढ़ ही ली कहीं न कहीं पे। मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया के बॉक्सेस में और कहीं न कहीं से, जैसे हमारे एनजीओ की बनी हुई है ना वेबसाइट्स, वहाँ से बहुत सारे फ़ोन और मैसेज आते हैं। मैम राजनीति में आने वाले हैं आप? मैम आप राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सच कहीं न कहीं उनका कहना गलत तो नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं बच्चों को क्लास में वहाँ पढ़ाती रहती हूँ, पहले तो पेड़ों की छाँव में पढ़ाती थी। हुँ, अभी मैंने किसी के सहयोग से वहाँ एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया है, हुँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को जैसे क्लासरूम क्या होता है, मैं उसका उनको फीलिंग देना चाहती हूँ, तो उसको मैंने चार्ट से, इन बोर्ड से, सब चीज़ों से मैंने उसको कवर अप किया हुआ है। वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों से कुछ मैम, कुछ सर उतरते हैं, गरीब बच्चों को गोद में लेते हैं, उनको चॉकलेट्स, बिस्किट देते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर कभी नज़र नहीं आते। मैं शॉक्ड हूँ कि ये क्या है? ये दिखावा है? गरीबी के नाम पर लोग अपना वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, स्टेटस बना लेते हैं। फिर वो कुछ टाइम अपने आप को समाज सेवी बताते हैं और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि टिकट ले ली और राजनीति कर ली। मैं मानती हूँ समाज सेवा और राजनीति दोनों को एक साथ जोड़ो मत आप। आपको समाज सेवा करनी है तो फिर आप समाज सेवा ही करो। सेवा की भावना अलग है, राजनीतिक भावनाएँ अगर आ जाती है तो कहीं न कहीं स्वार्थ लोलुपता है ये। तो समाज सेवा और राजनीति में फ़र्क क्या है? समाज सेवा और राजनीति में देखिए, शाब्दिक फ़र्क या अंतः का फ़र्क अगर हम जाने ना, तो राजनीति एक सेवा का पद ही तो है। हुँ, राजनीति में लोग अपनी जेब भरने और अपना नाम करने थोड़ी आते हैं। बट हो यही रहा है, सेवा, अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन हो ही यही रहा है कि लोग राजनीति में आते हैं, समाज सेवा करके, गरीबों से जुड़ के तो वो राजनीति में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नेता बन जाते हैं और फिर वो सिर्फ़ अपना डेकोरम और अपना स्टेटस और अपना स्टैंडर्ड दिखाने में लगते हैं। कुछ लोग हैं, जिन्होंने अभी इस धर्म का पालन कर रखा है, वो सच में लोगों से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ हैं, पर वो कुछ ही लोग हैं। अगर राजनीति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, एक नेता जो है, वो अगर समाज सेवा करने लगे ना, तो अलग से किसी तरीके के समाज सेवा की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। हुँ, राजनीति का पद ही है, क्योंकि पावर में आने के बाद तो आप और अच्छे से समाज सेवा कर सकते हैं, गरीबों का उद्धार कर सकते हैं। और समाज सेवा के रास्ते सरल होते हैं या कठिन होते हैं? समाज सेवा का रास्ता बहुत कठिन है, तो आपको भी सच्चाई का चैलेंजेस रास्ता। तो काफ़ी फेस करने पड़े होंगे अपने इस फाउंडेशन में? बिल्कुल, सब चेंज, इतना सारे चैलेंजेज़ आए हैं लाइफ़ में कि मैंने इतने से समय में ही लाइफ़ को जान लिया, क्योंकि अब तक तो मैं भी एक साधारण गृहिणी थी। हस्बैंड हुँ, अच्छा कमाते हैं, मैं अच्छे से खाती हूँ, बहुत अच्छे से, मुझे हर चीज़ का, बहुत पहनने का, ओढ़ने का, सबका बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में आते हैं और जब हम देखते हैं ना नीडी लोगों के नीड्स क्या है, अ, तो देख के मन बड़ा, हृदय बड़ा खिन्न होता है। फिर ये चीज़ कि एक महिला होने के नाते मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसमें कि हम पर्दा प्रथा में थे। मैंने हुँ, इतना, अब तक मैंने घूंघट वेयर किया है। आज तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, वेस्टर्न भी पहन लेती हूँ, साड़ी भी पहन लेती हूँ। एक टाइम ऐसा था सिर्फ़ मैं यही अपना पहनावा पहनती थी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ठीक है? तो एक महिला होने के नाते जब आप सच में शिक्षित होते हो और जब आप जीवन के दुखों को जानते हो, तो दुःख को जानकर तो कोई बुद्ध भी हो सकता है। तो दुःख को जानकर कोई भी मेरे जैसे अच्छे परिवार में जन्म, मतलब पालन-पोषण होकर, शादी होकर जाने के बाद और अच्छा सुख भोगने के बाद में मेरे जैसी महिला को ये भी लग सकता है कि यार दुखी तो बहुत हैं लोग, चलो मैं भी उनकी सेवा ही करूँगी। हुँ। मुझे ये वैभव विलासिता, ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं नहीं जचती। ना मुझे किसी 5 स्टार का शौक है, ना मुझे ब्रांडेड का शौक है। हाँ, मैं कहती हूँ खुलेआम कि मुझे सजने-संवरने का, बनने-ठनने का बहुत शौक है, जो कि एक महिला का स्त्रीत्व है, उसे होना भी चाहिए। श्रृंगार है। क्योंकि जब तक हम अपने श्रृंगार को अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब तक संसार सुंदर
सुंदर कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं तो उन गरीब महिलाओं को भी ये सिखाती हूँ कि आप रहो ना बहुत अच्छे से, सज-संवर के रहो, आप अपने अपने आप को पहचानो, अपने स्त्रीत्व को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। आप सब में कहीं न कहीं दुर्गा भी है, आप सब में कहीं न कहीं लक्ष्मी भी है, आप सब में कहीं न कहीं चंडिका भी है। सब रूप आप ही में है ना। ऐसे थोड़ी है जो प पैसे वाले घरों में महिलाएँ रहती हैं वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है और जो गरीब घरों में महिलाएँ रहती हैं वो लक्ष्मी नहीं है क्या? आप भी अपने घरों की लक्ष्मी हो, ठीक है। पर चुनौतियाँ देखिए ऐसे भी एनजीओ चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरे पापा की देन है। लेकिन फाइनेंशियल भी हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्राइसिस मैंने भी देखे हैं। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अब फाउंडेशन के लिए पैसा ही नहीं बचा? हाँ, कभी-कभी बहुत स्थितियाँ ऐसी आ वैसे पैसा जाती कहाँ हैं। से आता है फाउंडेशन चलाने के लिए? देखिए फाउंडेशन चलाने के लिए तो भामाशाह भी पैसे देते हैं, हुँ, तो कभी हमें स्टार्टिंग करने के लिए आपने सुना होगा ना हम अपना एक गुल्लक बनाते हैं, उसमें हम पैसे जोड़ते हैं। हुँ, उन पैसों से हम वो काम करते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। या तो हम उसे फोड़ कर कभी कपड़े खरीद के लाएँगे, कभी चप्पल-जूते खरीद के हुँ, लाएँगे या फिर टॉफ़ी चॉकलेट खरीद के लाएँगे, बाहर जाके कुछ खाएँगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे जोड़े हैं ना एनजीओ से पहले आज से 7-8 साल पहले तो मुझे लगता था कि मैं भी गहने बनवा लेती हूँ, मैं भी महँगे-महँगे कपड़े खरीद हुँ, लेती हूँ, मैं भी ये वो सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें कहीं मेरे लिए थी ही नहीं एक्चुअली क्योंकि मैं 200 रुपए की साड़ी पहन के भी मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? मुझ में ये संतुष्टि जो है ना, ये बहुत ही मैं मानती हूँ। आज भी आप यकीन मानिए अगर मुझे कार मिलती है तो मैं कार से एनजीओ के लिए चली जाती हूँ, मुझे ऑटो मिलता है तो मैं ऑटो से चली जाती हूँ, मुझे ई-रिक्शा मिलता है तो मैं ई-रिक्शा से चली जाती हूँ और मुझे पैदल जाना पड़ता है तो मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के भी चली जाती हूँ। मुझे लाइफ़ में स्टैंडर्ड्स और ये सब चीज़ें कहीं मायने नहीं रखती हैं क्योंकि मैं बहुत सरल क्योंकि मम्मी-पापा को देखा है मैंने बहुत अच्छे से अपने जीवन छोटी-सी आमदनी में भी चलाते हुए। लेकिन महिला होने के नाते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पैसे से तो होती हैं लेकिन जो हैं कि कुछ लोग मेरे साथ ऐसे नींव के पत्थर की तरह हैं 1-2 लोग जिनकी वजह से अ, मैं ऐसे सोच के भी कि नहीं अब तो एनजीओ बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर कहीं न कहीं से माँ करनी कोई ऐसी परम शक्ति देती है और कहीं न कहीं से कुछ हो जाता है व्यवस्था। क्योंकि मुझे जाने और आने के लिए भी मंथली जहाँ से मेरा घर और एनजीओ वाली जो जगह है ना, वो हुँ, कम हुँ, से कम 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मुझे कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपए तो मुझे किराए के भी चाहिए होते हैं, पर मंथ। पर मंथ। उसके अलावा बीच में अभी हमें 100 बच्चों का खाना डेली हमने शुरू किया था। तो हुँ, उसमें हमें खाना तो ईश्वर भला करे, कुछ ऐसे लोग जैसे एनजीओज़ के रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम हमें करवाने होते हैं, हुँ, तो हुँ, देवस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ हमें एक असिस्टेंट कमिश्नर सर मिले, वो काम से और उससे प्रभावित होके उन्होंने हमें मोती डूंगरी गणेश मंदिर से महंत कैलाश जी जो है महाराज उनकी तरफ से हमारे 100 बच्चों का रोज का खाना फिक्स हुआ कि मैम आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा, संस्कृति और संस्कार से जोड़ रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए खाना देते हैं। तो मैंने 5 महीने मेरे उन बच्चों को डेली 100 बच्चों का खाना होता था, पर समस्या ये थी कि कभी वो बच्चे अगर गाँव चले गए या नहीं मिले मुझे इतने हुँ, बच्चे, तो मैं अन्न का एक कण मात्र भी मैं खराब नहीं होने देना मैं चाहती थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने कई और एनजीओज़ को हमारे इंदिरा कुष्ठ आश्रम चलता है झोटवाड़ा में, वहाँ पे मैंने वो खाना उन 140 परिवार के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुँ, हुँ। और वृद्धाश्रम में भी मैंने खाना दिया। मैं खाने को बहुत अच्छी जगह मैंने लगाया, लेकिन वो होता था कि उसके लिए मैंने 15,000 में एक ऑटो कर रखा था। उन ऑटो वाले भैया को मुझे 15,000 रुपए तो किराए के देने ही होते थे। वो ऑटो आता था तो मैं अपने घर से जाती थी, उसमें बैठ के मैं जितने भी 5-6 स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ जाके रात को चाहे 8 बजते थे और चाहे साढ़े 8-9 बजते थे, सर्दियों की रात में भी मैं उनको खाना दे के, खिला के सबको आती थी वो खाना। तो अगर आपके साथ अगर अब और कोई जुड़ना चाहता है, आपकी हेल्प करना चाहता है, जो स्लम एरिया के जो लोग हैं, उनकी कोई हेल्प करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हमने हमारी वेबसाइट पे हमारा जो फ़ॉर्म है ना, एक हमने गूगल फ़ॉर्म बना रखा है। उसके माध्यम से आप आइए हमारे एनजीओ की सदस्यता लीजिए। वॉलंटियर यूथ अगर बनना चाहते हैं तो वॉलंटियर के लिए फ़ॉर्म हमने निकाल रखा है, वो हमसे जुड़ें और जुड़ने के बाद में वो किसी भी तरह के हेल्पिंग हैंड्स लाइक हमारे जो मेंबर्स हैं, आज हमारी टीम है, उसके सदस्य सिर्फ़ राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी हैं हुँ, और अलग-अलग ज़िलों में डिवाइडेड है। कोई हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन्स भेज देता है,
तो कोई हमारे लिए सर्दियों में बहुत सारी स्वेटर्स भेज देता है, किसी ने हमारे लिए कंबल भेज दिए। तो जैसे कि अपने-अपने स्तर पर सब हमारी हेल्प करते हैं और कोई सशरीर वहाँ पे मौजूद होता है, कोई सिर्फ़ पर्दे के पीछे रहना चाहता है, वो हेल्प वैसे करना चाहता है। आप यकीन मानिए पिछली सर्दियों में मैंने पुराने कपड़े तो शायद कोई भी दे देता होगा, लेकिन हमारे एक भैया हैं मदन जी, उनके द्वारा हमें पिछले साल भी हमें लगभग 500 स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स थी, जो कि बच गई थी वो। उसके साथ-साथ न्यू 100 जैकेट्स वो हमें उन्होंने दी और हमने बच्चों को बहुत अच्छे से पहनाई और उसके अलावा उन्होंने हमें शूज़ भी दिए हैं। उसके अलावा अभी मेरे पास 1000 जोड़ी कपड़े आए हुए रखे हैं और 2000 जोड़ी मोजे आए हुए रखे हैं। अभी हाँ, बिल्कुल। और वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। वो कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है कि वो किसी के माध्यम से आए हैं। अब जिनका माध्यम है उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि वो पीछे से ही हेल्प करते पर्दे के हैं। पीछे रहना चाहते हैं। बैक जो होते हैं वो बहुत बड़ा योगदान होता है हुँ। उनका, ईश्वर तुल्य योगदान होता है उनका। तो कोई हमारे लिए वहाँ रात-दिन खड़े हैं, तत्पर हैं, वो जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। सबका अलग-अलग कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है, टीम से ही पॉसिबल है ये। लेकिन चुनौतियाँ मैं अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं बताती हूँ कि इतनी चुनौतियाँ हैं कि हम कभी-कभी इमोशनल भी टूट जाते हैं इमोशनली, है ना? हमारे पास ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम जिन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। हम जिन्हें बहुत टाइम पहले देते थे, अब हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते, तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। कभी-कभी बच्चों को भी ये लगता है कि मम्मा कहाँ चली गई? पहले तो फुल टाइम घर में देती थी, अब तो मम्मा बस्तियों में बैठी रहती है 5-5 घंटे तक। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को भी ये लगता है कि भई पर्दे में और अच्छे से रहने वाली हाउसवाइफ़ थी, चलो पढ़ रही थी, कर रही थी, अब कहाँ गरीबों के बीच में बैठी हुई हैं। कई लोग तो जो बहुत ही धनाढ्य वर्ग से आते हैं, कहते भी हैं हस्बैंड को, कहाँ बैठे रहते हैं ये गरीबों के बीच में, कहीं भी ऐसे, अपनी तो एक रिस्पेक्ट है, अपनी इज़्ज़त है, तो क्या गरीबों के बीच में बैठने से इज़्ज़त घट जाती है? पता नहीं, मैं तो नहीं मानती इसे। क्या अमीरों के बीच में बैठने से स्टेटस बनता है? तो मुझे कभी स्टेटस बनाने से और कॉन्टैक्ट बनाने से तो मुझे कभी मतलब रहा ही नहीं किसी से। अगर मैं ये बनाती तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं कि मैं भी पता नहीं कहाँ होती आज। लेकिन जो मन की संतुष्टि होती है ना, वो आपको कहीं भी मिल सकती है। और अगर ये चीज़ होती तो ना तो कृष्ण भगवान विदुर का केला खाते, ना कृष्ण भगवान किसी कर्मा का खिचड़ा खाते। क्योंकि कृष्ण भगवान थे ना, वो तो राजा थे वो तो। वो चाहते तो वो सिर्फ़ राजाओं के साथ ही बैठते, लेकिन ईश्वर ने तो हमेशा, हालाँकि ईश्वर होना अलग बात है, मैं तो एक छोटी-सी लेश मात्र छोटी-सी किरण हूँ। मैं तो किसी को भी अपने आप मुझे मेरा परिचय पूछेंगे तो मैं कहूँगी मैं एक छोटी-सी किरण हूँ। क्योंकि मैं इतना ही होना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं होना भी नहीं चाहती। और मुझे इसी में अपना सब कुछ होना लगता है। ओके। और अब जैसे दिवाली की सफाई चल रही है, तो हाँ अपने जी। मन की सफाई कैसे करें? दिवाली की सफाई तो प्रत्येक वर्ष होती है। हाँ। लोग घर में कई तो इतने हाइजीन होते हैं कि वो एवरी मंथ भी अपने घरों में क्लीनिंग और सब कुछ करते हैं। हुँ। लेकिन मन की सफाई जो होती है ना, वो अपनी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। लोग कहते बहुत हैं कि हम मन से बहुत साफ हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बातों की विशेषता ही तो होती है ना, इंसान को बड़ा बना के आगे ले जाती है। और ऐसे लोग जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, फिर वो उस पद पर बैठ जाते हैं जहाँ लोग उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो लोगों की तरफ नहीं देखते हैं, है ना? तो मन की सफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी ज़मीन और अपने जो है ना अस्तित्व से जुड़ना होगा, ठीक है? दिखावा ढोंग करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि मुझसे नहीं होती ईश्वर की भक्ति 2 घंटे बैठ के, मैं नहीं करती हुँ, हूँ। हुँ। खूब कहते हैं मुझे मेरे हस्बैंड कि तू पूजा-पाठ किया कर। ऐसे है ना, देखो मैं किसी को भी कहती हूँ मैं कहीं अकेली नहीं जाती, माँ करणी मेरे साथ जाती है और ये तो सिर्फ़ मूरत है, गले में है, मेरी हुँ, तो हुँ। आत्मा में माँ करणी का वास है। क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं मानती हूँ कि मेरा परम सौभाग्य है। और मन की सफाई के लिए सबसे पहले तो अपने अहम को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो, ठीक है? लोभ, लालच को त्यागो और मैं मानती हूँ इन सबको त्यागना दुनिया का बड़ा टास्क है। ऐसे सहजता से नहीं त्याग सकते। ओके। क्योंकि लोगों को पता नहीं क्यों बड़े लोगों से संबंध रखने में भी मज़े आते हैं। वो बड़े लोग क्या खाने को देते हैं उनको? कि वो हमारे पास कॉन्टैक्ट है उनके। लोग कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं, संबंध नहीं बढ़ाते हैं। हुँ। मेरी लिस्ट में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है कि कई अगर मेरे पास आगे से कॉल आए कि मैम हम हेल्प करना चाहते हैं, तो हुँ। मैं डेफ़िनेटली जाती हूँ, मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ क्योंकि मैं जाऊँगी ही नहीं, हेल्पिंग हैंड्स होंगे ही नहीं, तो मैं अकेली थोड़ी कुछ कर पाऊँगी। हुँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं कॉन्टैक्ट बढ़ाऊँ, ऐसे नहीं होता।
ना मुझे पसंद है ये चीज़ें। ठीक है, कोई अच्छा है, मन से अच्छा है, वचन से अच्छा है, कर्म से अच्छा है, मेरी बॉन्डिंग बैठती है, मेरे विचारों से तालमेल खाता है तो मैं ठीक है, मैं उनसे कुछ सीखती ही हूँ। मेरी माँ कहती हैं कि चाहे 8 साल का बच्चा हो और चाहे 60 साल का वृद्ध हो, जिससे भी सीखने को मिले अच्छी चीज़, वो सीखो आप। ओके। और हमारे स्वामी विवेकानंद की तो जो शिक्षा की और जो ज्ञान की परिभाषा है वो ये है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाला एक ऐसा कर्म है जो कि कभी खत्म नहीं होता, इसलिए सीखते रहो। लाइफ हमेशा सिखाती है और आपको हमेशा सीखने जो टीचर बन गया ना, जिसमें घमंड आ गया ना, आप मान के चलो कभी बेहतर इंसान नहीं है। जो अपने आप को मैं टीचर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं सुपर हूँ, ऐसी बातें करता है ना, वो दंभ की परिभाषा होती है। आपने जितने बड़े लोगों को, रतन टाटा साहब को देखा होगा, आपने स्वामी विवेकानंद को देखा होगा, आपने हम बातें करते हैं हम हमारे युगांतकारी पुरुषों की, तो आप देखिए उनके जीवन में उन्हें बड़ा बनाने वाली क्या चीज़ है, उनके विचार ही तो है जो उन्हें बड़ा बनाते हैं। तो मन की सफाई के लिए आप सबसे पहले एकाग्रचित होकर सबसे बड़े तो जो अपनी इच्छाएँ हैं ना, उनको सीमित करिए। क्योंकि इच्छाएँ जहाँ बड़ी होने लग जाती है, इच्छाओं का आकार जब सुरसा की तरह मुँह फैलाने लगता है ना, तब फिर आपकी कमाई का अथाह भंडार भी हो, वो भी आपके लिए कम है। कुछ भी लाइफ़ में ज़्यादा नहीं लगता, वो और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा पाने की जो भावनाएँ होती हैं ना, और फिर देखिए ना, गलत आज का युवा गलत चीज़ों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि उसकी वो एक्सेस में जो पाने की भावना हो कि उसके हाथ में आईफ़ोन भी हो, तो ब्रांडेड वॉच भी हो, तो गाड़ी भी हो, तो ये भी हो, तो उनको जब पाने का रास्ता आसान नहीं होता, या तो मेहनत करके अचीव करो, अचीव करने का उनके पास टाइम नहीं है, शॉर्टकट उनको चाहिए, पेरेंट्स उनकी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, फिर वो अपनाते हैं लाइफ़ में शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट गलत रास्ते पे ही जाता है, ये कभी हमेशा। भी सही रास्ते पे नहीं जाता। और अब जैसे दिवाली आ रही है तो आप ये बताइए हमें जो शॉपिंग है वो कहाँ से करनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कहाँ से खरीद सकते हैं? स्वदेशी, हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। मैंने पिछली बार एक मैम हमारे संपर्क में आए, हमने उनसे हमारे बच्चों को क्लासें दिलवाई, हमने उनको दीपक, शुभ लाभ बनाना सिखाया, और फिर मेरे मन में कहीं न कहीं ये विचार आया कि क्या पता अगर इनसे हम कुछ अर्न कर लें, तो हम बच्चों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दे पाएँ दिवाली पर। तो हुँ, बहुत ज़्यादा बड़ा तो ना मेरा कोई काम है, ना मेरा एनजीओ है, बस मैं अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ रही हूँ। हुँ, हमने पिछली बार वो 70 बास्केट्स हमने दी, तो कई तो इतने अच्छे मन के लोग भी थे कि उन्होंने 1 बास्केट लिया, 1 भी बास्केट नहीं ली, और किसी ने हमें ₹3100 दिए, किसी ने ₹2100 दिए, किसी ने 5100 दिए, किसी ने 11,000 भी दिए। और वो पैसे मैंने इकट्ठे करके ₹50,000 और बच्चों को गिफ्ट और मिठाइयाँ तो दी थी, साथ में 50 सोलर लाइट्स दी थी, और उजाले की उस लाइट को सबसे पहले तो उन्होंने अपने भगवान को मंदिर पे लगाया, बहुत खुश होके, और उन्होंने उस दिवाली को बहुत धूम-धाम से मनाया, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। वैसे इस बार भी मैंने थोड़ी और बेहतर और सुंदर बास्केट बनाई है। बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं कि हमें भी बास्केट देना, हमें भी देना। कोई रीच से बाहर है तो वो बोल रहे हैं कि हम शगुन के पैसे दे देंगे। तो एक तो हो गया कि हमारा हस्त निर्मित चीज़ जो है हुँ, वो आपको पहुँच रही है, वरना आप खरीदेंगे सबसे ज़्यादा माल क्या, चाइना की लाइट्स। हमारे यही तो बिकती यही होता है। है ना? तो क्यों हम किसी दूसरे देश को हम अपने ताकत दे रहे हैं अपना पैसा देके, हम अपने ही देश की चीज़ों को, लेकिन हाँ, एक वर्ग है जो अब थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे इन चीज़ों की तरफ प्रमोट हो रहा है। बहुत सारे हस्तशिल्प के मेले लगते हैं, आप जवाहर कला केंद्र में चले जाइए, चाहे सहकारिता, कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ महिलाएँ अपने बनाए हुए आइटम्स लाती हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों की बनाई हुई इस बास्केट को खुशियों की टोकरी का नाम दिया है, और दिवाली पे इससे मुझे जो भी अर्न होगा, इस बार मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपनी टीम के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को राशन का सामान बाँटना चाहती हूँ, दिवाली, दिवाली पे, जो भी नीडी ओके। लोग हैं। तो वैसे तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट था, इसमें हमने सारी बातें करी, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके बारे में। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई हो, अगर आप बोलना चाहें तो ज़रूर, देखिए है ना, मैंने एनजीओ जब शुरू किया था ना, उससे कुछ समय पहले मेरी एक कविता है, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं हरिओम पंवार साहब, ठीक है? उनकी एक कविता है भूख। भोग उस कविता को मैंने 1 बार सुना, 2 बार, मैं कोरोना काल में सुनती थी उस कविता को। कोरोना काल में ही हमारी कॉलोनी में एक भैया हैं, गौरव भैया, वो घर-घर से खाना इकट्ठा करते थे और फिर नीडी लोगों को जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे 8-10 पराठे सुबह और 8-10 पराठे हम शाम को बनाते थे, वो खाना हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कहीं न कहीं उसी से ये चीज़ें, और कोरोना काल में सिर्फ़ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे और लोगों के मन में भी ये ख़्याल आया, हुँ, और मैं मानती हूँ कि हम एक बार है ना, शायद बिना चप्पल के हम रह लें, कम कम कपड़े हों तो भी रह लें, लेकिन भूखा पेट होता है ना, वो संसार का सबसे ज़्यादा
मतलब एक ज़रूरत होती है, जो भूख की जो तीव्र इच्छा होती है ना, वो खाने से ही मिटती है और वो हम जब किसी भूखे की आत्मा को संतृप्त करते हैं, उस जठराग्नि को जब मिटाते हैं ना, तो उसके मन से जो दुआएँ निकलती है ना, वो संसार की सबसे ताकतवर दुआ होती है। किसी बीमार का इलाज कराना, किसी भूखे को खाना देना, ये सबसे पुण्यमय कार्य है। तो हरिओम पंवार साहब की भूख कविता को मैंने पढ़कर कुछ अपनी भी 4 पंक्तियाँ बनाई उनसे प्रेरित होकर, और उस कविता की मैं कोई 1-2 लाइन ज़रूर मैं यहाँ पे आज पढ़ना चाहूँगी मैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका उच्चारण किया है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई इस कविता को सुन के, वैसे पूरा देश और विश्व उनका फ़ैन है। तो आप वो लाइन सुनाइए। उन्होंने कहा है कि मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, मैं मसमसाती आत्मा के सोए हुए राजघाट की। मेरा गीत झोंपड़ी के दर्दों की जुबान है, भूखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। मैं आज स्वयं को गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए भूखमरी के गीत गाने लगा हूँ। गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। आपने देखी नहीं भूखे पेट भूख की तड़प, काल देवता से भूखे प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है। और यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं है, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं है। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पाँव नंगे हैं लिबास तार तार है, जिनकी सांस सांस साहूकार की उधार है। मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मैं भूख की मजार पे जलता हुआ चिराग हूँ। ये कविता की कुछ लाइनें हैं जो आत्मा को झकझोर देती ये हैं। आपने लिखी है? नहीं, ये महाकवि हरिओम पंवार साहब की जो कविता है उसकी लाइन्स हैं ये। और इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कितने ही लोग होते हैं जो सच में भूखे रहते हैं और मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। और भूख भी कहीं न कहीं जुड़ी है, अगर कोई शिक्षित होगा, रोज़गार करेगा तो वो अपनी भूख को मिटा पाएगा। हालाँकि लोग माँग के भी खा के भूख तो मिटाते ही हैं, लेकिन अगर सही रास्ता भूख को मिटाने का जाता है तो वो शिक्षा से कहीं होकर जाता है। तो मैंने 5 महीने तक बच्चों को खाना भी दिया था। मैंने खाना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी भूखे पेट में मैं निवाला दे रही हूँ और बहुत सारे एनजीओ सिर्फ़ खाने के लिए भी चलते हैं। पर कहीं न कहीं मेरे आत्मा में ये लगा कि मैं भूख होके खाना ना दूँ, खाना कमाना सिखाऊँ मैं उन्हें। उन्हें तरीका बता दें। खाना कमाने का तरीका सिखाऊँ, हुँ, तो वो कमा के जब वो खाएँगे तो उसकी खुशी अलग होगी। बाकी बहुत सारे दानदाता हैं जो देकर जाते हैं खाना। बहुत सारी झुग्गियों में अब तो बहुत लोग इतने हो गए हैं कि जैसे नवरात्रों में मैं भी अपने कॉलोनी की बच्चियों को खाना कम ही खिलाती हूँ, नहीं खिलाती क्योंकि वो तो खाना खा के पेट भरा हुआ होता है उनका, तो घूमती रहती हैं, चलो हमारे खा लो। लेकिन मैं वहाँ खाना देती हूँ जहाँ पे नीडी हैं, तो बहुत सारे लोग अब वहाँ कन्याएँ जमाने पे झुग्गियों में आते हैं। हर पर्व त्योहार निर्जला एकादशी पे तो जैसे लाइन ही लग गई है। हुँ, उसको हम डिवाइड कर दें ना प्रत्येक मंथ तो भी कम पड़ेगी। तो मैं मानती हूँ कि सिर्फ़ एक निर्जला एकादशी पे दिन का महात्म्य होता है, वो दिन ही ऐसा होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि उसमें वेस्ट भी बहुत होता है। तो उस वेस्टेज को रोक कर के हम अगर उनको नियमित अगर हम उनको खाना-पीना देंगे तो वो कहीं ज़्यादा ठीक है, इससे वो वेस्टेज भी रुकेगा। एक ही दिन देने का कोई वो नहीं है कि हम आज ही के दिन पेट भर दें, उसी का हमें पुण्य मिलेगा, अगले हुँ। दिन से ये फिर भूखे सोएँगे। ओके, तो वैसे तो आज हमने बात की थी स्लम एरिया की, बट साथ में राजस्थान के बारे में और इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम एक और पॉडकास्ट करें मैम के साथ, जल्दी ही करेंगे, राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में करेंगे, इतिहास के बारे में करने वाले हैं। ज़रूर, तो ज़रूर, ज़रूर। आप मेरा करेंगे? सौभाग्य हाँ, हाँ, मेरा सौभाग्य है। क्योंकि राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जिस तरह से आपने अभी ये चीज़ें बोली एकदम ऐसे हौसला बढ़ गया आपकी बुलंद आवाज़ देख के थोड़ा। मुझे तो कोरोना में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा गला जल्दी बैठ जाता है, वरना मैं हज़ार लोगों की सभा में भी इतनी तेज़ मैं अच्छे से अपनी वाणी को सुना सकती हूँ कि कोई न कोई कुछ न कुछ अंतः में लेके ही जाएगा, जब जाएगा तब। ओके। और हालाँकि मैं तो इतना नहीं जानती, बहुत बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हैं, शूरमा बैठे हैं जो इतना हुँ, साहित्य जानते हैं। मैं तो अंश मात्र भी नहीं जानती, पर मैं मानती हूँ कि अगर इतना सा भी जानूँ और अपने युवाओं में मैं उनको दूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। बहुत अच्छी ओके। चीज़। सो आज के अपने कीमती समय के लिए पहले तो मैम थैंक यू सो मच। नहीं, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया, बहुत-बहुत आपका आभार। और और जैसा कि मैम ने आज के इस वीडियो में देखो सारी बातें की हैं, अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और
मैम जब किरण क्रांति फाउंडेशन इतनी प्रॉब्लम्स के बाद चला सकती है तो हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किरण क्रांति फाउंडेशन से जुड़कर ही हेल्प करिए, आप अपने स्तर भी कर सकते हैं, है ना मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं कल्चर के बारे में भी, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी। और आपको आज के इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसका रिप्लाई हम भी करेंगे और मैम भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा रिप्लाई करने का कोशिश करेंगी। सो मैम थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू एंड सो मच। जय माता जी की, जय राजस्थान, जय माँ करणी, वंदे मातरम। आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार। और आप ऐसे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करेंगे तो बिल्कुल। हमारा यूथ ज़रूर अवेयर होगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभ आशीर्वाद। ओके, जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।